कहे, सिद्धार्थ की आंखों को देखकर ही मुझे पता चल गया कि किसी की किस्मत खराब होने वाली है। सिद्धार्थ के हाव भाव देखकर तांग वानेर ने अपना मुंह ढक लिया और हंस पड़ी। लेकिन बेशक, क्या उन्हें लगता है कि वे मेरी मेहनत की कमाई से मुझे ठग सकते हैं? इस बारे में बात करते हुए, अब हमारे पास कितने अंक हैं? सिद्धार्थ ने पूछा। 10 अरब 7 लाख अंक, किंग यू ने कहा। इतने सारे? सिद्धार्थ आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। किंग यू ने कहा, यदि आपका ब्रेसलेट अधिकतम नहीं होता तो हमारे अंक कई गुना अधिक होते। सिद्धार्थ को अचानक याद आया कि उसके कंगन पर अंकित अंकगणितीय मान ने युद्ध में काम करना बंद कर दिया था। जुआन मास्टर ने कहा था कि ड्रैगन ब्लड लीजन बदले में आधी कीमत पर चीजें खरीद सकता है। हालांकि सिद्धार्थ ने उसे मना कर दिया था। वह उसका फायदा नहीं उठाना चाहता था और वह किसी का एहसान भी नहीं चुकाना चाहता था। वैसे भी उसके पास पर्याप्त अंक थे तो दूसरों का कर्ज क्यों लेना। हालांकि उसने एक विशेष टैबलेट प्राप्त किया था। उस टैबलेट ने उसे पूरे जुआनतियान दाओ संप्रदाय में किसी भी प्रशिक्षण क्षेत्र में निःशुल्क प्रवेश की अनुमति दी। इसके अलावा उस पर कोई नाम नहीं था। सिद्धार्थ इसे दूसरों को इस्तेमाल करने के लिए उधार दे सकता था। वर्तमान में उन्होंने इसे गोरान को दे दिया था और वह अब सबसे अच्छे फोर्जिंग रूम का उपयोग कर रहे थे। अंदर स्पिरिट स्टोन थे जिनका उपयोग वह अपनी फोर्जिंग टेबल को चलाने के लिए मुफ्त में कर सकते थे। आमतौर पर उस शीर्ष ग्रेड फोर्जिंग रूम का उपयोग करने में एक दिन में 100,000 अंक खर्च होते थे। यह जुआनटियन दाओ संप्रदाय के सभी प्रशिक्षण कक्षों में सबसे महंगा था। गोरान को टैबलेट देना सबसे कुशल विकल्प था। हालांकि हमारे पास आपके अंक नहीं हैं, फिर भी हम सभी गुटों में पहले स्थान पर हैं, और वह भी बहुत बड़े अंतर से। जब अंक वितरित किए गए तो मैंने देखा कि फैन सॉन्ग, हु गुइशान, साथ ही गाओ जियानियान सभी की आंखों में लालच की चमक थी। तांग वानेर ने गर्व से कहा, लेकिन वह जल्दी ही क्रोधित हो गई। मुझे यकीन है कि उन्होंने हमारे अंक प्राप्त करने के लिए इस साजिश के साथ आए हैं। कीमिया मंडप कानून प्रवर्तन हॉल से संबंधित था। यह जुआनटियन दाओ संप्रदाय में कोई रहस्य नहीं था। इसके अलावा दिव्य जानवर हवेली और हेगमन हॉल के पास उनके कार्यों के लिए एक कारण था। सच तो यह है कि एक शिष्य के लिए सिर्फ एक गोली ही काफी थी और 2 गोलियां पहले से ही अतिरिक्त बीमा थीं। दूसरी गोली से असर 50% बढ़ जाता था। जहां तक तीसरी और चौथी गोली का सवाल है, असर में ज्यादा इजाफा नहीं हुआ। लेकिन कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता था कि प्रभाव में थोड़ी सी भी वृद्धि नहीं होगी। इसलिए गोलियों के 2 सेट खरीदकर वे तर्क के दायरे में मुश्किल से काम चला सकते थे। इस बहाने और उनकी बातों के साथ साथ कीमिया मंडप की मिलीभगत से यह जाल सहजता से बनाया गया था। अगर ड्रैगन ब्लड लीजन को नॉरिंग फाउंडेशन बिल्डिंग पिल्स चाहिए तो उन्हें दिव्य जानवर हवेली और हेगेमॉन हॉल से खरीदना होगा। यह भी कानूनी था। एक शिष्य केवल 2 गोलियां ही बेच सकता था। इसे बड़ी मात्रा में औषधीय गोलियां बेचना नहीं माना जा सकता था, इसलिए यह नियमों का उल्लंघन नहीं था। यही बात किंग यू को सबसे ज्यादा क्रोधित कर रही थी, साथ ही वह असहाय भी थी। उसने पहले से ही खुद को ठगे जाने के लिए तैयार कर लिया था। उसे बस उम्मीद थी कि यह इतना बुरा नहीं होगा। कोई बात नहीं, इतनी छोटी सी बात के लिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहन किंग यू, मैं इसे संभाल लूंगा। मैं एल्डर हॉल जाऊंगा और एल्डर हॉल मास्टर को टावर डिपार्टमेंट हेड से मिलने के लिए जाने की सलाह दूंगा। सिद्धार्थ मुस्कुराया। लेकिन उन्होंने कोई नियम नहीं तोड़ा। उन्हें बताना बेकार है, किंग यू ने कहा। उन्होंने अभी नियम नहीं तोड़े, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भविष्य में कोई भी नियम नहीं तोड़ेगा। मैं सबसे पहले उनके पीछे हटने के रास्ते को बंद करना चाहता हूं ताकि उनकी सभी नॉरिंग फाउंडेशन बिल्डिंग गोलियां उनके हाथों में सड़ जाएं। सिद्धार्थ ने कहा। तुम्हारा मतलब है? कहे, हाँ, मैं खुद ही फाउंडेशन बिल्डिंग पिल को परिष्कृत कर सकता हूं। सच बताऊं तो मैंने कुछ समय पहले कीमिया मंडप की फाउंडेशन बिल्डिंग पिल्स देखी थी, और अगर आपने मुझे ऐसी कोई चीज दी भी तो मैं उसे नहीं चाहूंगा। सिद्धार्थ ने घृणा से कहा। कीमिया मंडप की कीमिया कला पिल वैली की तुलना में नहीं हो सकती थी। उनके सभी उच्च स्तरीय गोली फार्मूले पिल वैली से खरीदे गए थे और वे 9वें स्तर से नीचे के फार्मूले तक ही सीमित थे। अगर उन्हें 9वें स्तर की गोलियां चाहिए थीं तो उन्हें पिल वैली से खरीदना होगा। जहां तक 8वीं श्रेणी की गोलियों के फार्मूले की बात है, वे सीमित गुणवत्ता वाले साधारण फार्मूले थे। सिद्धार्थ मूल रूप से इन गोलियों को नीची नजर से देखता था। यह कैसा मजाक था? पिल वैली मूर्ख नहीं थी। वे अपनी अच्छी चीजें किसी को नहीं देते। नहीं तो वे पैसे कैसे कमाएंगे? अपनी पिल भगवान की यादों के साथ सिद्धार्थ ने पिल वैली की औषधीय गोलियों को भी अपनी आंखों में नहीं रखा। जुआनतियान दाओ संप्रदाय के शौकिया कीमियागरों की तो बात ही छोड़िए।
बहन किंग यू, सभी को बताइए कि केवल वे ही साधना जारी रखें जो अभी तक बाधा को नहीं छू पाए हैं। बाकी सभी लोग थोड़ा आराम कर सकते हैं। एक बार जब सभी लोग बाधा को छू लेंगे तो हम एक साथ आगे बढ़ेंगे, सिद्धार्थ ने कहा। ठीक है, किंग यू को स्पष्ट रूप से बहुत अधिक आराम महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वह उस किंग यू की तुलना में एक और व्यक्ति थी जो आई थी। किंग यू के चले जाने के बाद सिद्धार्थ सीधे एल्डर हॉल में गया। उसने हॉल मास्टर को ढूंढा और कहा कि वह टॉवर डिपार्टमेंट हेड के पास शिकायत दर्ज कराना चाहता है। परिणामस्वरूप एल्डर हॉल मास्टर ने तुरंत कहा कि वह इस मामले को खुद संभाल लेंगे और सिद्धार्थ को इसे व्यक्तिगत रूप से करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिद्धार्थ ने तुरंत विनम्रतापूर्वक कहा कि वह उसे परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन एल्डर हॉल मास्टर ने कहा कि मुख्य बात यह थी कि टॉवर विभाग के प्रमुख सिद्धार्थ से मिलना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्हें जाना पड़ा। टॉवर विभागाध्यक्ष बहुत ईमानदार था। अगर वह सिद्धार्थ की आलोचना करता तो यह पता लगाना मुश्किल था कि सिद्धार्थ अपने गुस्से का क्या करेगा। ऐसी अजीब स्थिति से बचने के लिए वह सुरक्षित स्थान पर रहना पसंद करता। सिद्धार्थ ने यह सुनकर नाक भौं सिकोड़ी। उसने इसकी परवाह नहीं की और बस खबर का इंतजार करने लगा। जब सिद्धार्थ क्राउचिंग ड्रैगन पर्वत पर वापस लौटा तो किंग यू ने उसे बताया कि वहां पहले से ही कोई था जिसने गुप्त रूप से उससे संपर्क किया था और कहा था कि अगर उसे जरूरत हो तो वह उसे नॉरिंग फाउंडेशन बिल्डिंग पिल्स बेच सकता है। वह व्यक्ति हु गुइशान के लोगों में से एक था। उसने खुले तौर पर कहा था कि अगर ड्रैगन ब्लड लीजन को नॉरिंग फाउंडेशन बिल्डिंग पिल्स चाहिए तो वे केवल उससे कुछ खरीद पाएंगे। अगर वे कीमिया मंडप के और अधिक परिष्कृत होने तक इंतजार करना चाहते थे तो वे अगले साल तक इंतजार कर सकते थे। इस तरह की खुली बिक्री से साफ पता चलता है कि उन्हें अपने समर्थकों पर पूरा भरोसा था। किंग यू ने सिद्धार्थ के निर्देशों के अनुसार काम किया और हिचकिचाते हुए अंत में कीमत पूछी। उस व्यक्ति ने तुरंत ही हंसते हुए एक गोली के लिए 32,000 की कीमत लगाई थी। उस समय किंग यू अपनी मुस्कान को रोक नहीं पाया था। 4 गुना कीमत वास्तव में बुराई थी। उसने कहा था कि वह अभी इस बात पर निर्णय नहीं ले पा रही है कि उसे दूसरों से इस बारे में बात करनी होगी। वह व्यक्ति केवल यह कहकर चला गया कि उसे जल्दी करनी चाहिए। अगर वह ज्यादा समय लेती तो शायद बाद में कीमत 32,000 अंक न हो। सिद्धार्थ ने किंग यू को लगातार उन्हें रोकने के लिए कहा। उसे बस हिचकिचाहट का नाटक करना था। अगले दिन सिद्धार्थ को एल्डर हॉल मास्टर से यह संदेश मिला कि सब कुछ तय हो गया है। जुआंटियन टॉवर पर्यवेक्षण विभाग इस मामले की जांच करेगा। वे कीमिया मंडप के सभी व्यापारिक लेन देन पर नजर रखेंगे और निश्चित रूप से उन्हें उनकी औषधीय गोलियां वापस करने की अनुमति नहीं देंगे। अब सिद्धार्थ पूरी तरह से निश्चिंत हो गया था। उसने सीधे किंग यू से कहा कि अब और देर करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा लग रहा था कि दूसरे पक्ष को भी कुछ खबर मिल गई थी और वह तुरंत किंग यू से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि किंग यू ने फिर कभी खुद को उनके सामने प्रकट नहीं किया। अब हु गुइशान और फैन सॉन्ग दोनों थोड़े घबरा गए थे, लेकिन उनके पास अभी भी उम्मीद की एक किरण थी। उन्हें लगा कि सिद्धार्थ जानबूझकर धैर्य के मामले में उनसे प्रतिस्पर्धा कर रहा है। वह बेहतर कीमत पाने के लिए ज्यादा मोलभाव करने की उम्मीद कर रहा था। आखिरकार नॉरिंग फाउंडेशन बिल्डिंग पिल्स को परिष्कृत करना कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता था, खासकर इतनी मात्रा में तो बिल्कुल नहीं। यही कारण है कि वे इतने सारे पॉइंट निवेश करते हुए भी इस योजना का पालन करने के लिए पर्याप्त आश्वस्त थे। वो गुइशान और फान सॉन्ग शांत थे, लेकिन चिंता से भरे हुए थे। उन्होंने 1 अरब 6 लाख अंक खर्च कर दिए थे। यह उनके गुटों की संपत्ति का अधिकांश हिस्सा था। जब वे दोनों चिंतित थे, सिद्धार्थ एकांत में था और गोलियों को परिष्कृत करना शुरू करने वाला था। वह जिस गोली को परिष्कृत कर रहा था उसे 9 सागर फाउंडेशन बिल्डिंग पिल कहा जाता था और यह जुआंटियन दाओ संप्रदाय की फाउंडेशन बिल्डिंग पिल से अलग थी। इसमें 9 मुख्य तत्व थे और इसका प्रभाव एक साधारण फाउंडेशन बिल्डिंग पिल से 10 गुना अधिक था। यह स्पिरिट इमॉर्टल फाउंडेशन बिल्डिंग पिल से भी बेहतर थी जिसे वह मूल रूप से परिष्कृत करने की योजना बना रहा था। यह एक प्राचीन गोली थी जो बाहरी दुनिया से गायब हो गई थी, लेकिन सिद्धार्थ ने बहुत पहले ही इसकी तैयारी कर ली थी। छोटे दोस्त, चलो काम पर लग जाओ। हम पहले प्रयास में इसे आसान रखेंगे, सिद्धार्थ ने हुओ लॉन्ग से कहा। यह उसका 8वीं श्रेणी की गोली को परिष्कृत करने का पहला मौका था और वह एक अविश्वसनीय रूप से कठिन गोली को परिष्कृत कर रहा था। पैसे होने का एहसास वाकई अच्छा है। सिद्धार्थ ने एक पुराना बर्तन निकाला जिस पर चारों तरफ रून खुदे हुए थे। इससे बहुत पुरानी होने का एहसास हुआ।
यह एक शीर्ष ग्रेड 8वीं स्तरीय गोली भट्ठी थी जिसे उसने 10 मिलियन अंकों के लिए खरीदा था, और यह एक विरासत गोली भट्ठी थी। अन्य खजाने जितने नए थे उतने ही मूल्यवान थे, लेकिन यह गोली भट्टी उम्र के साथ और अधिक मूल्यवान हो गई। जितनी अधिक औषधीय गोलियां परिष्कृत होती उतना ही इसका ग्रेड बढ़ता जाता। गोली भट्टियां सामान्य औजारों से अलग थीं। उनकी वस्तुआत्माएं शोधन प्रक्रिया के दौरान मदद करने में सक्षम थीं, जिससे सफल शोधन की संभावना बढ़ जाती थी। इसके अलावा अनगिनत वर्षों तक औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने के कारण गोली भट्टी का अंदरूनी भाग सभी प्रकार की दवाओं का सार अवशोषित कर लेता था। इससे उसे औषधीय अवयवों के साथ एक तरह की अंतरंग ऊर्जा प्राप्त करने की अनुमति मिलती थी, जिससे वह अपनी ऊर्जा को आसानी से परिष्कृत कर पाता था। यह सिद्धार्थ के पास अब तक की सबसे शानदार गोली भट्टी थी। कुछ देर तक इसके साथ खेलने के बाद उसने तुरंत शोधन शुरू न करने का फैसला किया। उसने गोली भट्टी को अपनी छाती से सटाया और अपनी आत्मा का इस्तेमाल करके इसे पोषित किया। कीमिया की दुनिया में इसे आत्मा को जागृत करने के रूप में संदर्भित किया जाता था। यह एक गुरु को स्वीकार करने का एक प्राचीन समारोह था। कीमियागरों के लिए उनकी गोली भट्टियां सिर्फ औजार नहीं थीं, बल्कि उनके साथी थीं। केवल सही संचार के जरिए ही उच्च स्तर की गोलियों को परिष्कृत करना संभव था। बस एक अगरबत्ती के बराबर समय के बाद गोली भट्टी की रोशनी धीरे धीरे जल उठी और एक घनी औषधीय खुशबू हवा में भर गई। सिद्धार्थ मुस्कुराया। उसने जो 10 लाख अंक खर्च किए थे वे व्यर्थ नहीं गए थे। गोली भट्टी के भीतर एक प्राचीन वस्तुआत्मा थी और उसने अब उसे स्वामी के रूप में स्वीकार कर लिया था। उसके हाथ में लपटें उभर आईं। उसने उन्हें धीरे धीरे गोलियों की भट्टी में भेजा और उसके ऋण एक बार फिर जल उठे। इस बार यह अलग था। ऋण एक एक करके जल रहे थे, जैसे आध्यात्मिक युवान एक्यूपंक्चर बिंदुओं से बह रहा हो। गोली भट्टी एक ही थी। इसके ऋण अव्यवस्थित लग सकते हैं, लेकिन वे एक निश्चित पैटर्न में उकेरे गए थे। हर बार जब कोई ऋण जलता था तो गोली भट्टी थोड़ी और गर्म हो जाती थी। जब अंतिम ऋण प्रकाशित हुआ तो पूरी गोली भट्टी हिलने लगी और ऐसा लगा जैसे वह जीवित हो गई हो। अब जाकर गोलियों की भट्टी पूरी तरह से नींद से जागी। सिद्धार्थ ने सावधानी से आंच बढ़ाई और पहले से तैयार किए गए औषधीय पाउडर डाले। अब समय आ गया था कि वह अपनी दवाइयों को परिष्कृत करना शुरू करे। खटखट। सिद्धार्थ ने अपनी गोली भट्टी बंद की और उसे एक प्रशंसा भरे भाव से देखा। इस बार उसने एक सच्चा खजाना खरीदा था। यह गोली भट्टी उसकी उम्मीद से भी बेहतर थी। इससे पहले वह अपनी कीमिया के लिए पूरी तरह से अपने कौशल पर निर्भर था, लेकिन अब उसके पास एक गोली भट्टी थी जो उसकी सहायता करने के लिए काफी अच्छी थी, जिससे उसके लिए गोलियों को परिष्कृत करना बहुत आसान हो गया। यहां तक कि परिष्कृत करने में अत्यंत कठिन नौसागर फाउंडेशन बिल्डिंग गोली को भी उन्होंने इतनी आसानी से परिष्कृत किया। प्रत्येक औषधीय पाउडर का विलय भी सरल हो गया। जब दो सामग्रियों के गुण परस्पर विरोधी होते थे तो गोली भट्टी असाधारण रूप से उपयोगी होती थी। भट्टी में विस्फोट को रोकने के लिए सिद्धार्थ अपनी ज्वाला ऊर्जा का उपयोग करके उन्हें अलग कर देता था, उनके गुणों को दबा देता था और फिर धीरे धीरे उन्हें सावधानीपूर्वक मिला देता था। हालांकि उनके गुणों को दबाने से उनकी आध्यात्मिकता में थोड़ी कमी आएगी। अब जब उसके पास यह प्राचीन गोली भट्टी थी तो चीजें अलग थीं। गोली भट्टी में अपनी आध्यात्मिकता थी और यह बिना किसी आध्यात्मिकता को खोए विरोधाभासी औषधीय अवयवों को मिलाने में सक्षम थी। इससे उनकी आध्यात्मिक शक्ति बच गई और औषधीय ऊर्जा और आध्यात्मिकता के संरक्षण के अलावा भट्टी में विस्फोट का खतरा भी कम हो गया। बस गोलियों की भट्टी हल्की सी हिली और उसके ऋण एक बार फिर से जल उठे। स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा पानी में सांस लेने वाली भेल की तरह बहने लगी। यह शोधन के लिए अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा लाता है। अद्भुत, बिल्कुल अद्भुत। सिद्धार्थ बिल्कुल खुश था। इस गोली भट्टी की क्षमताओं ने हर चीज को प्रभावित किया, जिससे उसे शोधन के कई हिस्सों में आसानी हुई। यह अपने आप ही चीजों को संभाल सकता था। इसके अलावा प्रत्येक शोधन इतना शांत था। शोधन के दौरान उसे तनावग्रस्त होने या बारीकी से देखने की जरूरत नहीं थी, जैसे कि वह एक उछलते हुए खरगोश को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। हे हो गया। चलो इसका असर देखते हैं। सिद्धार्थ ने धीरे से ढक्कन खोला और उसमें से थोड़ी सी भी औषधीय खुशबू बाहर नहीं आई। इसके बजाय कई आकृतियां दूर निकल गईं। वे आकृतियां हथेली के आकार की थीं और छोटे वानरों जैसी दिख रही थीं। वे गोलियों की भट्टी से तेजी से भाग गईं। हाँ, यहाँ वापस आ जाओ। सिद्धार्थ खुद को हंसने से नहीं रोक सका।
अपना हाथ लहराते हुए वे वानर गायब हो गए, औषधीय गोलियों में बदल गए जो उसके हाथ में वापस आ गईं। 9 मोटी गोलियां वहां पड़ी थीं, उनके चारों ओर रोशनी बह रही थी। उनमें से हल्की सी भी औषधीय खुशबू नहीं आ रही थी। उनकी रोशनी में ऐसा लग रहा था जैसे कोई छोटा सा बंदर इधर उधर दौड़ रहा हो। हाँ हाँ हाँ, एक बेहतरीन गोली। मैं आखिरकार बेहतरीन गोलियों को परिष्कृत कर सकता हूँ, सिद्धार्थ उत्साह से हंसा। एक और आमतौर पर केवल 8वीं श्रेणी की औषधीय गोलियों को ही शीर्ष ग्रेड स्तर तक परिष्कृत किया जा सकता है। दूसरी ओर अगर उसके पास यह प्राचीन गोली भट्टी नहीं होती तो शीर्ष ग्रेड की गोली की बात तो दूर, नॉरिंग 9 सागर फाउंडेशन बिल्डिंग गोली को परिष्कृत करना भी सिद्धार्थ के लिए अपने वर्तमान स्तर पर काफी मुश्किल होता। न केवल यह शीर्ष ग्रेड था बल्कि यह 9 शीर्ष ग्रेड की गोलियां भी थीं। इस तरह की उपलब्धि निश्चित रूप से कुछ मृत कीमियागरों को डराकर जीवन में वापस लाने में सक्षम थी। कुछ कीमियागर अपनी पूरी जिंदगी एक भी बेहतरीन किस्म की गोली को परिष्कृत करने में सक्षम हुए बिना बिता सकते हैं। अगर वे ऐसा कर भी लेते हैं तो इसे पारिवारिक खजाने की तरह माना जाएगा और इसे उनकी शान की निशानी के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन फिर जब सिद्धार्थ ने इसके बारे में सोचा तो उसे लगा कि उसके पास एक गोली भगवान का आग पर नियंत्रण, वो लॉन का सहयोग और इस गोली भट्टी की सहायता है। ऐसा लगा कि यह उपलब्धि घमंड करने लायक नहीं थी और केवल उचित थी। 9 उच्च श्रेणी की गोलियों को देखकर सिद्धार्थ प्रसन्नता से भर गया। उच्च श्रेणी की गोलियों में औषधीय ऊर्जा को भयानक माना जा सकता है क्योंकि यह 9 अंगूठी वाली गोलियों की तुलना में 10 गुना अधिक थी। इसका सबसे मजबूत पहलू यह था कि आध्यात्मिकता का यह अंश शरीर में जाने के बाद औषधीय ऊर्जा को पूरी तरह से प्रज्वलित करने में सक्षम था। काफी देर तक उत्साह में रहने के बाद सिद्धार्थ ने 9 बेहतरीन गोलियां एक तरफ रख दी और परिष्कृत करना जारी रखा। इस प्राचीन गोली भट्टी के साथ उसने सीखा कि आराम से रहना और सहजता से परिष्कृत करना क्या होता है। गोलियों की प्रत्येक भट्टी के साथ वह जितनी तेजी से परिष्कृत होता गया वह उतना ही अधिक निपुण होता गया। उसकी शोधन की गति ने सिद्धार्थ को प्रसन्न कर दिया। दिन पर दिन बीतते गए। जबकि सिद्धार्थ तेजी से गोलियों को परिष्कृत कर रहा था, वो गुईशान और फैन सॉन को हर दिन 1 साल जितना लंबा लग रहा था। हर दिन वे चुपके से क्राउचिंग ड्रैगन माउंटेन की स्थिति के बारे में पूछताछ करते थे। एकमात्र चीज जो उन्हें सुकून देती थी वह यह थी कि ड्रैगन ब्लड लीजन के सभी लोग हर दिन सिर्फ खाने और खेलने में बिता रहे थे। अभी ड्रैगन ब्लड लीजन के अलावा अन्य गुटों के शिष्य क्लेश से गुजरने के लिए जुआनतियान दाओ संप्रदाय के एक निश्चित स्थान पर गए थे। प्रत्येक दिन सैकड़ों शिष्य सफलतापूर्वक क्लेश से गुजर रहे थे और फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञ बन रहे थे। दिन ब दिन बीतते गए और अधिक से अधिक शिष्य आगे बढ़ने में सफल होते गए। लेकिन कुछ अपवाद भी थे। कुछ शिष्य अपने क्लेश के दौरान धूल में मिल गए। फिर भी यहाँ सभी शिष्य स्वर्गीय थे। क्लेश के दौरान असफल होना हमेशा अप्रत्याशित दुर्घटनाओं के कारण होता था। उदाहरण के लिए कुछ शिष्य अपने क्लेश के दौरान अचानक विद्रोही हो जाते थे और वे स्वर्गीय क्लेश की गति के अनुसार आगे बढ़ने से इनकार कर देते थे और इसलिए उन्हें निर्दयतापूर्वक मिटा दिया गया। लेकिन अधिकांश शिष्यों के लिए जब तक वे प्रतिरोध नहीं करते और स्वर्गीय दाव ऊर्जा से स्वयं को सुरक्षित रखते, उनके कष्टों से उनकी मृत्यु की संभावना लगभग नगण्य थी। अधिक से अधिक शिष्य सफलतापूर्वक आगे बढ़े। एक बार जब वे आगे बढ़ गए तो उन्होंने अपनी साधना के आधार को मजबूत करने के लिए एकांतवास में प्रवेश किया। लेकिन फैन सॉन और हुगुइशान आगे बढ़ने के बाद भी अपनी साधना के आधार को शांतिपूर्वक मजबूत करने में असमर्थ थे। वे बहुत घबरा गए थे। इस आधे महीने के दौरान 5 गुटों के अधिकांश शिष्यों ने अपने कष्टों में सफलता प्राप्त कर ली थी। अभी भी एक छोटा हिस्सा प्रतीक्षा कर रहा था। हालांकि क्राउचिंग ड्रैगन माउंटेन से थोड़ी सी भी हलचल नहीं हुई। उन्होंने कई बार उनसे पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन ड्रैगन ब्लड लीजन ने उन्हें अनदेखा कर दिया। वे घबरा रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि सिद्धार्थ के पास क्या चालें छिपी हैं। 1 और 5 दिन के बाद सिद्धार्थ एकांत से बाहर आया और सीधे सभी ड्रैगन ब्लड लीजन के सदस्यों को इकट्ठा किया। एल्डर हॉल को संदेश भेजने के बाद उन्होंने जुआंटियन दाओ संप्रदाय के आसपास के एकांत पहाड़ी घाटी में पहुंचने के लिए दाओ संप्रदाय के परिवहन गठन को उधार लिया। भाइयों, आपके लिए और भी कैंडी है, सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा। उसने गो रान को औषधीय गोलियां वितरित करने को कहा। बॉस, आप ऐसा नहीं करेंगे। सभी शिष्यों के चेहरे हरे हो गए थे। उन्हें पिछली बार की कैंडी अभी भी याद थी जैसे कि कल ही की बात हो। उसे यह कहते हुए सुनकर ही वे भयभीत हो गए। लेकिन एक बार जब औषधीय गोलियां वितरित की गईं, तो उनके पास उन्हें निगलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ड्रैगन ब्लड लीजन के नए उपचारक सदस्यों ने दूसरों को असमंजस भरे भावों से देखा।
उन्होंने देखा कि वे गोलियां ऐसे निगल रहे थे जैसे वे जहर हों। जैसे ही उन्होंने गोलियां निगलीं, उनके चेहरे के हाव भाव बदल गए। डरो मत, इसमें कोई जहर नहीं है। क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा क्यूई सागर फटने वाला है? तो यही सही एहसास है, सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा। इस समय मेंग्क्यू और तान वानेर दोनों थोड़े पीले पड़ गए थे, लेकिन उन्हें सिद्धार्थ पर पूरा भरोसा था और उन्होंने कड़वाहट को सहन किया। बूम बूम बूम। अचानक उनके शरीर से लगातार विस्फोट हुए। उन्हें लगा कि उनके क्यूई समुद्र वास्तव में फट गए थे, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। उनके प्रत्येक क्यूई समुद्र उनके डेंटियन के भीतर 9 क्यूई समुद्रों में बदल गए थे। उनके भीतर अनथीन ऊर्जा का संचार हुआ, जिससे वे सभी चौंक गए। ये 9 सागर नींव निर्माण गोलियां हैं और उनमें से प्रत्येक शीर्ष ग्रेड है। यह आपके डेंटियन के भीतर एक विस्फोट का कारण बनेगा और 8 और क्यूई समुद्र बनाएगा जो आपके मूल क्यूई समुद्र पर आरोपित होंगे। अब आपके पास अस्थायी रूप से 9 क्यूई समुद्र हैं। उनमें से 8 क्यूई समुद्र नकली हैं। हालांकि केवल हम ही यह जानते हैं। स्वर्ग को नहीं पता, इसलिए आप समझिए। बाधा पर हमला करना शुरू करें। जब आप फाउंडेशन फोर्जिंग में आगे बढ़ने में सफल हो जाते हैं तो आप उसी क्षेत्र में दूसरों को नीची नजर से देख पाएंगे। हा हा हा, सिद्धार्थ जोर से हंसा। यह सुनकर सभी लोग प्रसन्न हो गए। अपने शरीर में 9 क्यूई समुद्रों को देखते हुए वे दहाड़ उठे और पूरी ताकत से बाधा पर हमला कर दिया। 9 क्यूई समुद्र फट गए और फिर तेजी से संकुचित हो गए। 9 क्यूई समुद्र बस अस्थायी थे। यह क्यूई विस्फोट की गोली के प्रभाव के समान था। 9 डेंटियन की ऊर्जा ओवरलैपिंग के साथ उनके द्वारा संघनित मूल रून अन्य लोगों की तुलना में 9 गुना अधिक मजबूत होंगे। वह शक्तिशाली मूल रून भी अस्थायी होगा, लेकिन एक बार बनने के बाद इसे स्वर्गीय दाओस द्वारा महसूस किया जाएगा। स्वर्गीय दाओस उस रून की ताकत के आधार पर स्वर्गीय क्लेश को उजागर करेंगे। एक बार जब वह रून स्वर्गीय क्लेश की ऊर्जा को अवशोषित कर लेता तो वह तुरंत बदल जाता, नकली से असली में बदल जाता। यह स्वर्ग को धोखा देने का एक तरीका था। स्वर्ग को धोखा देना स्वर्गीय दाओ के प्रति अनादर था, लेकिन सिद्धार्थ के मन में उनके लिए कभी कोई सम्मान नहीं था। उसे स्वर्ग में पेशाब करने की इच्छा होती थी। स्वर्ग उसका क्या कर सकता था? ड्रैगन ब्लड लीजन के सभी योद्धा बैरियर पर पूरी ताकत से हमला कर रहे थे। लकड़ी के साधकों के चेहरे पर भाव बदल गए क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से थंडर फोर्स से डरते थे। अगर वे दूसरों के साथ मुसीबत में पड़ गए तो वे निश्चित रूप से मर जाएंगे। उन्होंने सिद्धार्थ को आतंक से देखा। सिद्धार्थ ने उन्हें सूरज की तरह चमकती हुई मुस्कान दी। यह बहुत गर्मजोशी भरा, बहुत आत्मीयतापूर्ण था। चिंता मत करो, अगर आसमान भी गिर जाए तो मैं उसे संभाल लूंगा। उस गर्मजोशी भरी मुस्कान को देखकर, उस आत्मविश्वास भरी आवाज को सुनकर उन्हें लगा कि उनका डर खत्म हो गया है। अपने दांतों को भींचते हुए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और बाधा पर हमला करना जारी रखा। गड़गड़ाहट। आसमान से बिजली की तेज चमक गिरने लगी। जब यह उनके शरीर पर गिरी तो चटकने जैसी आवाजें आने लगीं। सभी ने जल्दी से उस वज्र शक्ति को अपने डेंटियन में खींच लिया। जिस क्षण यह विनाशकारी वज्र शक्ति उनके डेंटियन में प्रविष्ट हुई, उनके डेंटियन में अभी अभी बने हुए भ्रामक रून तुरंत ठोस हो गए। वे खुशी से पागल हो गए। यह रून उनके 9 क्यूई समुद्रों के आधार पर बनाया गया था। अब इस बीज को स्वर्गीय दाओस की मान्यता मिल गई थी और यह उनके अमर प्लेटफार्मों की नींव होगी। यह देखकर कि सभी ने अपने मूल रूनों को ठीक से संघनित कर लिया है, सिद्धार्थ ने कहा, गुयांग, अपनी आभा को मुक्त करो। बर्बाद करने का कोई समय नहीं है, इसलिए गति तेज करो। गुयांग दहाड़ उठा, उसकी आभा फूट पड़ी। बिजली की बारिश तुरंत बिजली की तलवारों में बदल गई जो उन पर गिर रही थी। बस वहां खड़े मत रहो, उन्हें रोको। गुयांग ने अपना भाला निकाला, जिससे बिजली की तलवारों का एक बड़ा क्षेत्र चकनाचूर हो गया। ड्रैगन मार्क योद्धा अभी भी अचंभित थे। वे इस धारणा के तहत थे कि स्वर्गीय क्लेश को धोखा नहीं दिया जा सकता। उन्हें स्वर्गीय क्लेश द्वारा निर्धारित अनुक्रम का पालन करना था, बिना किसी प्रतिरोध के अपने शरीर को बपतिस्मा देने की अनुमति देना था। जो लोग इसके खिलाफ जाते थे उनका सर्वनाश हो जाता था। लेकिन अब सिद्धार्थ के आदेशों ने उनकी समझ को पूरी तरह से खत्म कर दिया। अगर तुम स्वर्ग के खिलाफ लड़ने की हिम्मत भी नहीं कर सकते तो भविष्य में तुम क्या कर पाओगे? क्या ऐसा हो सकता है कि अगर स्वर्ग चाहे तो तुम खुद को मरने दोगे? अगर तुम इतने कायर हो तो तुम ड्रैगन ब्लड लीजन के सदस्य बनने के योग्य कैसे हो? गुयांग ने चिल्लाया। उन ड्रैगन मार्क योद्धाओं ने गहरी सांस ली और फिर क्रोध की दहाड़ लगाई, साथ ही बिजली पर भी हमला किया।
बिजली की तलवारें उड़ गईं, बिजली के रन में बदल गईं, जिन्हें उनके शरीर ने अवशोषित कर लिया। उनके शरीर में मौजूद अशुद्धियां बाहर निकल गईं। लकड़हारे बुरी तरह डर गए और हिलने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाए। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि पागल लोगों का ऐसा झुंड भी मौजूद है जो स्वर्गीय विपत्ति के खिलाफ लड़ेगा। हालांकि उन्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। लकड़ी की खेती करने वालों के रूप में बिजली पर हमला करना किसी भी मामले में बेकार होगा। वे बस वहां खड़े रहे, बिजली के अपने हिस्से को अवशोषित करते रहे। स्वाभाविक रूप से उनकी रक्षा के लिए लोग थे। गुयांग, अपनी मारक क्षमता बढ़ाओ। जब सिद्धार्थ ने देखा कि हर कोई इसकी आदी हो चुकी है तो उसने गुयांग को जारी रखने के लिए कहा। गुयांग की आभा एक नए स्तर पर पहुंच गई। उसके चारों ओर के रून स्वर्गीय संकट के विरुद्ध आक्रमण करने लगे। यह एक उकसावे वाली, एक विद्रोही कार्रवाई थी। यह स्वर्गीय दाओस के लिए एक तरह की अवमानना थी। बाहरी लोगों की नजर में ऐसी कार्रवाई शुद्ध आत्महत्या थी, लेकिन सिद्धार्थ को यह सुनिश्चित करना था कि ड्रैगन ब्लड लीजन के प्रत्येक योद्धा में स्वर्ग के खिलाफ लड़ने का साहस हो। अन्यथा उनके पास ऐसा दिल विकसित करने का कोई तरीका नहीं था जो कभी डगमगाए नहीं। ड्रैगन ब्लड योद्धा लंबे समय से इसके आदी हो चुके थे। वे स्वर्गीय विपत्ति को ऐसे मानते थे जैसे कि यह कुछ भी नहीं है। स्वर्ग की तुलना में वे सिद्धार्थ का कहीं अधिक सम्मान करते थे। उनकी नजर में सिद्धार्थ स्वर्ग से भी ज्यादा शक्तिशाली था। स्वर्ग ने उन्हें केवल एक साधारण शरीर, साधारण प्रतिभा और साधारण भाग्य दिया था, लेकिन सिद्धार्थ ने उनके बारे में सब कुछ बदल दिया था। वे सिद्धार्थ के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता से भरे हुए थे। इसके अलावा इतने सालों तक लड़ने के बाद वे लंबे समय से स्वर्ग और पृथ्वी से बेखौफ रहने की इस तरह की शैली के आदी हो चुके थे। ड्रैगन ब्लड योद्धाओं के मार्गदर्शन में ड्रैगन मार्क योद्धाओं ने भी साधना की अपनी समझ को एक तरफ रखना शुरू कर दिया और उनके साथ मिलकर स्वर्गीय दाओस के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया। ड्रैगन मार्क योद्धा कई बार जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा पर चल चुके थे। उनकी इच्छा शक्ति काफी दृढ़ थी, लेकिन उनमें अभी भी स्वर्गीय दाओस के प्रति एक सहज श्रद्धा थी और वे वापस लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाए। सिद्धार्थ जो चाहता था वह उनकी इच्छाओं को शांत करना था। बिजली की चमक जारी रहने के कारण दुनिया में गड़गड़ाहट की आवाज गूंजने लगी। हर कोई एक तरह का गुस्सा महसूस कर सकता था। स्वर्ग क्रोधित था और उन्हें नष्ट करना चाहता था। सभी ड्रैगन मार्क योद्धा पीले पड़ गए थे, उनके दिल लगभग उनके शरीर से बाहर निकल रहे थे। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उनमें साहस की कमी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी आत्मा की गहराई में भय का माहौल था। जहां तक लकड़ियों की खेती करने वालों की बात है तो वे और भी ज्यादा डरे हुए थे। स्वर्ग से आने वाले दबाव के कारण वे हिलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे। वे बिजली के प्रकोप को रोकने के लिए पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर थे। बिजली अभी भी तेज हो रही थी। बिजली की तलवारें बिजली के भालों में बदल गईं और फिर बिजली के हथौड़ों में बदल गईं जो बड़े और बड़े होते गए। 2 घंटे बाद बिजली के हथौड़े कई मीटर लंबे हो गए। जब वे ड्रैगन मार्क योद्धाओं से टकराए तो उन्हें खून की खांसी हुई। दूसरी ओर ड्रैगन ब्लड योद्धा अभी भी ठीक थे। यही अंतर था। हालांकि वे दोनों ही चौथे दर्जे के सेलेस्टियल थे, लेकिन ड्रैगन ब्लड योद्धाओं के भौतिक शरीर ड्रैगन मार्क योद्धाओं की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली थे। कई बार कड़वे कष्टों का अनुभव करने से यही अंतर पैदा हुआ था। बुरा नहीं है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि यह पर्याप्त है? क्या तुम सिर्फ इसी वजह से गिर जाओगे? सिद्धार्थ ने पीले ड्रैगन मार्क योद्धाओं को देखकर भौहें सिकोड़ी। बॉस, हम आगे भी जा सकते हैं, ड्रैगन मार्क योद्धा ने शर्मिंदगी भरे भाव से कहा। उन सभी ने देखा कि हालांकि ऐसा लग रहा था कि उनकी युद्ध शक्ति तेजी से ड्रैगन ब्लड योद्धाओं के बराबर पहुंच रही थी, जिससे उन्हें ऐसा लग रहा था कि वे ज्यादा कमजोर नहीं हैं, लेकिन इस संकट ने यह उजागर कर दिया कि उनके और ड्रैगन ब्लड योद्धाओं के बीच अभी भी एक बड़ा अंतर था। मैं नहीं चाहता कि तुम आगे बढ़ते रहो, मैं चाहता हूं कि तुम हमला करो। तुम किस बात से डरते हो? क्या मैंने पहले ही नहीं कहा था कि अगर आसमान टूट पड़े तो मैं उसे थाम लूंगा? पूरी ताकत से हमला करो, बिल्कुल भी बचाव मत करो, सिद्धार्थ चिल्लाया। ड्रैगन मार्क योद्धा अब भी रक्षात्मक मुद्रा में थे, हालांकि अब वे वापस लड़ने की हिम्मत कर रहे थे। फिर भी उन्होंने हमला करने की पहल करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन यह सुनकर वे दांत पीसकर बोले, मर गए तो मर गए, अब पूरी ताकत से लड़ने का समय आ गया है। ड्रैगन मार्क योद्धाओं ने ऐसा रवैया अपनाया जैसे उन्होंने मान लिया हो कि आज उनकी मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने अपनी सारी शक्ति लगा दी, बिजली पर हमला किया। लेकिन पहले हमले के बाद ही उन्हें लगा कि मौसम सुधर गया है। बिजली को सहना भी आसान हो गया। गुयांग, जारी रखें, सिद्धार्थ ने कहा।
गुयांग ने एक शारीरिक साधक का मार्ग अपनाया। उसकी आभा सबसे मजबूत थी और स्वर्गीय संकट को वह आभा सबसे ज्यादा पसंद थी। इसलिए गुयांग का उकसावा सबसे प्रभावी था। बिजली का संकट गुयांग की साधना के आधार पर बिजली गिरा रहा था। परिणामस्वरूप वे रैंक 4 दिव्य प्राणी बदकिस्मत थे। वे रैंक 5 दिव्य प्राणी के संकट को झेल रहे थे। लेकिन जब सभी ने पूरी ताकत से हमला किया तो जो भी बिजली दिखाई दी वह तुरंत उड़ गई और परिणामस्वरूप बिजली के ऋण हवा में भर गए। बिजली के ऋणों का एक समुद्र जमा हो गया था। उन बिजली के ऋणों में नहाकर सभी ने महसूस किया कि उनका शरीर शुद्ध और मजबूत हो रहा है। लकड़ी की खेती करने वाले भी बिजली के झोंकों में नहाए हुए थे। हालांकि उन्हें किसी हमले को सहने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने पाया कि वे इसे सहन करने में असमर्थ होने लगे थे। उन्हें लगा कि वे मरने वाले हैं। अचानक एक बिजली की चेन उड़ी और उन्हें बाहर खींच लिया। वे लकड़ी के किसान सिद्धार्थ की तरफ उड़ गए। एक बार जब वे सिद्धार्थ के पास पहुंचे तो उन्होंने अचानक पाया कि उनके चारों ओर मौजूद भयानक वज्र शक्ति अलग थलग पड़ गई है। वे शांत हो गए और परिणामस्वरूप वे जमीन पर गिर पड़े। एक विशाल बिजली का ड्रैगन सिद्धार्थ के चारों ओर तैर रहा था। सिद्धार्थ की ओर गिरने वाले बिजली के हमलों को उसने निगल लिया। यह एक विशाल छतरी की तरह था जो उन सभी की रक्षा कर रहा था। बहुत धन्यवाद वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई सिद्धार्थ। उन लकड़हारों को इतना भावनात्मक महसूस हुआ कि वे रोने वाले थे। अभी उन्हें सचमुच ऐसा लगा था कि वे मरने वाले हैं। तुम्हारे शरीर में अभी भी कुछ थंडर फोर्स बची हुई है। इसे आंख मूंद कर खत्म मत करो। सभी वस्तुओं में ऐसी चीजें होती हैं जो उन्हें रोकती हैं और ऐसी चीजें जो उन्हें बढ़ाती हैं। थंडर फोर्स आपकी लकड़ी की विशेषता के कारण आपको रोकती है, लेकिन यह फायदेमंद भी हो सकती है। अपने लकड़ी की विशेषता वाले मूल ऋणों को भड़काने के लिए इसका इस्तेमाल करें। जब उन्हें खतरा महसूस होता है तो वे सहज रूप से खुद को मजबूत करने के लिए आपके आध्यात्मिक युवान को बाहर निकाल लेंगे, जिससे उन्हें एक अतिरिक्त समय तक बढ़ने का मौका मिलेगा। यह एक ऐसा अवसर है जो स्वर्ग ने केवल तुम्हें दिया है, इसलिए इसे बर्बाद मत करो, सिद्धार्थ ने कहा। वे लकड़हारे आभारी और शर्मिंदा होने से खुद को नहीं रोक पाए। सिद्धार्थ ने उन्हें सिर्फ उनके भले के लिए ही इतनी भयानक बिजली की मार झेलने पर मजबूर किया था। सिद्धार्थ इन लकड़ी के कल्टीवेटर को बहुत महत्वपूर्ण मानता था और वह उन्हें स्थायी रूप से रखने की तैयारी कर रहा था। बेशक वह लकड़ी के कल्टीवेटर और उनकी जरूरतों के बारे में कुछ संबंधित जानकारी भी इकट्ठा करेगा। सब कुछ उसके नियंत्रण में था। एकमात्र बात यह थी कि लकड़ी की खेती करने वाले लोग कमजोर थे। यह उनकी वर्तमान सीमा थी। इससे ज्यादा और यह वास्तव में खतरनाक हो सकता था। बॉस, मेरा शरीर कमजोर है। मुझे भी सुरक्षा की जरूरत है, गो रैन चिल्लाया जब उसने देखा कि सिद्धार्थ ने लकड़हारों को बचा लिया है। वह आगे बढ़ने लगा। चले जाओ। गुयांग, तुम क्या कर रहे हो? अगर सबसे कमजोर व्यक्ति के पास भी बात करने का समय है तो इसका मतलब है कि तुम पर्याप्त रूप से कठोर नहीं हो, सिद्धार्थ चिल्लाया। बॉस, बस इंतजार करो और देखो, गुयांग ने उत्तर दिया। उसके माथे पर एक ऋण चमक उठा और बादलों के बीच से प्रकाश का एक स्तंभ ऊपर उठ गया। संकट के बादल तीव्रता से हिल रहे थे। आसमान फट गया और विशाल बिजली के जानवर प्रकट हुए जो उन पर टूट पड़े। ड्रैगनमार्क योद्धा डर से हरे हो गए। उन्होंने कभी इस तरह के बिजली के जानवर को संकट में प्रकट होते नहीं देखा था और नहीं सुना था। हे गोरान, अपने भाइयों को वफादार न होने के लिए दोष मत दो। अगली बार याद रखना कि खुद पर ध्यान आकर्षित करना स्थिति पर निर्भर होना चाहिए। गुयांग दुष्टता से हंसा। उसके सभी ऋण दुनिया के साथ प्रतिध्वनित हुए और आकाश की ओर उड़ गए। अपने भाले को चलाते हुए वह पहले बिजली के जानवर से टकराया। विशाल बिजली का जानवर फट गया जिससे अनगिनत ऋण निकल आए। गुयांग ने मुस्कुराते हुए एक ही झटके में उन 500 मीटर के बिजली के जानवरों में से एक को नष्ट कर दिया। इससे ड्रैगनमार्क योद्धाओं को झटका लगा और उनका खून पूरी तरह से जल उठा। उन्होंने पाया कि उनके और ड्रैगन ब्लड योद्धाओं के बीच का अंतर वाकई बहुत बड़ा था। उन्होंने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वे बहुत बेकार लगेंगे। उन्हें मार डालो। वे सभी बिजली के जानवरों की ओर दौड़े। उन्हें एक बार फिर वही एहसास हुआ जो उन्हें नरकीय शैतानी रसातल में 9वीं रैंक के शैतान जानवरों को मारते समय हुआ था। अब उन्हें जरा भी डर नहीं था। उनके डर ने सिर्फ उनका चेहरा खराब कर दिया। उन्हें अपना चेहरा दिखाने में भी शर्म महसूस हुई। असल में उन्हें लगा कि वे ड्रैगन ब्लड लीजन को शर्मिंदा कर रहे हैं। उन्हें अपना चेहरा वापस पाना था।
मेंग्क्यू वानेर आओ, सिद्धार्थ ने मेंग्क्यू और तान वानेर को बुलाया। तुम दोनों को बस अपने रून को बिजली के संकट की पहचान प्राप्त करने की अनुमति देने की आवश्यकता थी। आपके शरीर मूल रूप से एक दोषरहित अवस्था में थे, इसलिए आपको खुद को शांत करने के लिए इस थंडर फोर्स का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। आप भी मस्ती देखने आ सकते हैं। हे मैं भूल गया। मेंग्क्यू थोड़ा लाल हो गया था। दूसरी ओर तान वानेर के चेहरे पर चिढ़ाने वाली मुस्कान थी। मेंग्क्यू और तान वानेर दोनों के पास विशेष संविधान थे। बिजली का संकट उनके लिए एक अनुमोदन प्रक्रिया से अधिक कुछ नहीं था और वास्तव में इससे उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ। ओह, गो रैन घायल लग रहा है, मेंग्क्यू ने कहा। उस पर ध्यान मत दो। वह एक बार फिर अपनी छोटी मोटी हरकतें करने लगा है। उसके दिखावे से मूर्ख मत बनो, नहीं तो वह आदमी निश्चित रूप से रोना धोना शुरू कर देगा, कहेगा कि वह मरने वाला है और ऐसा ही कुछ। उसकी बेशर्मी की कोई सीमा नहीं है। सिद्धार्थ ने गो रान की दयनीय शक्ल को देखा भी नहीं। मेंग्क्यू और तान वानेर का हाथ पकड़कर उसने बात करने और हंसने का नाटक किया। मेंग्क्यू और तान वानेर भी हंसे। यह सच था कि सिद्धार्थ ही वह व्यक्ति था जो गो रान को सबसे अच्छी तरह समझता था। यह व्यक्ति चालाक और फिसलन भरा था और उसे जरा भी तकलीफ पसंद नहीं थी। वह कोई साधारण साधना पथ पर नहीं चलता, इसलिए उसे ऐसा करने की आवश्यकता भी नहीं है न? मेंग्क्वी ने पूछा। यह अलग बात है। उसके भौतिक शरीर की शक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है। हालांकि उसकी शक्ति पूरे गुट में सबसे कम है, लेकिन एक बार जब वह अपना कवच पहन लेता है तो मुझे भी उससे निपटने में सिरदर्द हो जाएगा। एक बार जब वह अपने कवच में आ जाता है तो उसकी शक्ति दसियों या सैकड़ों गुना बढ़ जाती है। यह बेहद राक्षसी है, लेकिन उसका कवच केवल उसकी मूल शक्ति को गुना करता है और इसलिए उसका भौतिक शरीर जितना मजबूत होगा, कवच पहनने के बाद वह उतना ही अधिक शक्तिशाली होगा। बेशक वह भी इस सिद्धांत को समझता है, लेकिन उसे इस तरह का दर्द सहना पसंद नहीं है, इसलिए वह भागने की कोशिश करेगा। वह अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए अपने कवच का उपयोग करके बस बच निकलने की कोशिश करेगा, सिद्धार्थ ने कहा। सच तो यह है कि गो रान का चरित्र वैसा नहीं था जैसा एक साधक के पास होना चाहिए। अगर उसके पास गुयांग की शक्ति होती और वह एक विशेष कवच बनाता और अपने छिपे हुए हथियारों को जोड़ता तो सिद्धार्थ जब भी गो रान को देखता भाग जाता। लेकिन उसने खुद को कुछ बनाने से मना कर दिया। जब बात जाली बनाने की आती थी तो वह बहुत आलसी था, इतना आलसी कि उसे बचाने का कोई उपाय नहीं था। उसकी शक्ति पूरी तरह से सिद्धार्थ की औषधीय गोलियों के जरिए बनी थी। उसने साधना भी नहीं की थी। यही कारण था कि उसकी सामान्य युद्ध शक्ति उन सभी में सबसे कमजोर थी। बॉस, जैसी कि उम्मीद थी, ज्यादा समय नहीं बीता था कि गो रैन ने जानबूझकर सिद्धार्थ का ध्यान अपनी दुर्दशा की ओर आकर्षित किया। यह क्या है? बॉस, मैं पहले ही 7 बार अपनी सीमाएं तोड़ चुका हूं और 9 बार मौत के कंधे से टकरा चुका हूं। मैं अब और नहीं रुक सकता। मैं मरने वाला हूं। बॉस, मुझे बचा लो। जैसे ही उसने कहा, गो रैन को खून की खांसी हुई। वह बेहद दुखी दिखाई दे रहा था। तुमने क्या कहा? गड़गड़ाहट बहुत तेज है और मैं तुम्हें सुन नहीं पा रहा हूं, सिद्धार्थ ने कहा। गो रान ने एक बार फिर चिल्लाकर कहा। सिद्धार्थ के हाव भाव थोड़े बदल गए। जैसे ही गो रान ने सोचा कि सिद्धार्थ चौंक गया है और उसे बचाने जा रहा है, सिद्धार्थ ने कहा, माफ करना, मेरे कान बिजली की गड़गड़ाहट से बज रहे हैं और मैं कुछ भी सुन नहीं पा रहा हूं। मेंग्क्यू, जल्दी बताओ, क्या तुम बता सकती हो कि वह क्या कह रहा है? मेंग्क्यू और तान वानेर दोनों ही सिद्धार्थ के प्रदर्शन से हंसते हुए लोटपोट हो गए। वह बिल्कुल दुष्ट था। उफ! इस बार गो रान ने सच में खून की एक बूंद खांसी की। वह देख सकता था कि अब दयनीय अभिनय करने से सफलता मिलने की कोई संभावना नहीं थी। अगर वह भाग गया तो उसे बस पीछे धकेल दिया जाएगा, इसलिए वह बस आगे बढ़ सकता था। बिजली लगातार तेज होती गई। बिजली के जानवर और भी शक्तिशाली होते गए और जब वे फटे तो उनमें से निकलने वाले रून भी और भी शक्तिशाली होते गए। यहाँ तक कि अगर किसी व्यक्ति पर बिजली गिरने वाले जानवर का हमला नहीं भी हुआ हो तो भी जब बिजली का रून उसके शरीर पर गिरता है तो उसकी त्वचा फट जाती है। खून लगातार बहता रहता है। कुछ ड्रैगन मार्क योद्धाओं पर बिजली के जानवरों द्वारा हमला किया गया था। उनकी हड्डियां टूट गईं और उन्हें बेतहाशा खून की उल्टियां हुईं। सिद्धार्थ की ओर से एक शब्द भी कहे बिना लकड़ी के साधकों ने, जो अभी अभी सांस लेने में कामयाब हुए थे, अपनी छड़ें हिलाईं। प्रकाश की हरी लहरें बाहर निकलीं, जिससे उन घायल ड्रैगन मार्क योद्धाओं को उपचार मिला। अच्छा नहीं है बॉस,
गो रैन बेहोश हो गई है। ड्रैगनब्लड योद्धाओं में से एक ने अचानक देखा कि गो रैन बेहोश हो गई थी। सिद्धार्थ ने गो रान की तरफ देखा जो वहां एक मरे हुए कुत्ते की तरह पड़ा था। यह ठीक है, बस बिजली को उसकी लाश पर गिरने दो। यह कहने के बाद गो रान तुरंत जमीन से रेंगकर ऊपर आया और लड़ाई जारी रखी। यह प्रयास भी अब विफल हो गया था और उसने मृत होने का नाटक जारी रखने की हिम्मत नहीं की। हालांकि बहुत जल्दी ही गो रान वास्तव में इसे सहन करने में सक्षम नहीं था। ये भयानक बिजली के रून जब भी उसके शरीर पर गिरते थे तो उसे बेतहाशा खून की उल्टी होती थी, और इस बार वह दिखावा नहीं कर रहा था। हालांकि सिद्धार्थ ने गो रैन की चीख पुकार को अनदेखा करना जारी रखा। किसी भी मामले में लकड़ी के साधकों के ठीक होने के बाद उसके मरने की कोई संभावना नहीं थी। यह सिर्फ दर्दनाक था। गो रान इस बिंदु पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था, लेकिन सिर्फ 1 घंटे में अन्य लोग भी इसे सहन करने में असमर्थ हो गए। वे खून से लथपथ हो गए क्योंकि ये बिजली के रून लगातार मजबूत होते जा रहे थे। हर बार जब कोई बिजली का रून उनके शरीर में प्रवेश करता तो यह उनके आंतरिक अंगों को घायल कर देता। वाइल्ड के लिए उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। वह अभी भी अपने क्लब से बिजली के जानवरों को पीट रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह आसपास की वज्र शक्ति को महसूस करने में असमर्थ था। लेकिन जब उनके आंतरिक अंग टूट गए तो उनके अंदर की अशुद्धियां भी बाहर निकल गईं। यह आंतरिक अंगों को मजबूत करने का एक दर्दनाक तरीका था। फाउंडेशन फोर्जिंग एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी। यह क्षेत्र साधकों के लिए एक विभाजन क्षेत्र था। फाउंडेशन फोर्जिंग क्षेत्र में साधकों को अपने शरीर में सभी अशुद्धियों को बाहर निकालना पड़ता था। केवल एक दोषरहित शरीर के माध्यम से ही वे एक दोषरहित अमर मंच का निर्माण कर सकते थे। लेकिन ड्रैगनमार्क योद्धाओं, साथ ही गुओ रान ने लगातार भयानक बिजली के कष्टों का अनुभव नहीं किया था। अपनी सभी अशुद्धियों को पूरी तरह से बाहर निकालने के लिए उन्हें इस बार अतिरिक्त दर्द सहना पड़ा। जब बात गो रान की आई तो यह सब उसकी अपनी गलती थी। पहले वह इससे पहले कि यह बहुत दर्दनाक हो जाए खिसक जाना पसंद करता था। अब सारा कर्ज उसे ब्याज सहित पकड़ रहा था। ड्रैगनब्लड योद्धाओं की बात करें तो वे भी दयनीय स्थिति में थे, लेकिन यह उनके सहन करने की सीमा के भीतर था। फिर भी उन्हें ऐसा नहीं लगा कि यह बहुत ज्यादा बोझिल था। यह नारकीय दर्द 2 घंटे से ज्यादा समय तक जारी रहा, लेकिन ड्रैगनमार्क योद्धाओं को यह 1 साल से भी ज्यादा लंबा लगा। हालांकि गो रान को यह 1 सदी जैसा लगा। वह पागल होने वाला था। सिद्धार्थ ने आखिरकार सिर हिला दिया। सभी के शरीर में बहुत बड़ा बदलाव आया था और उनकी आभा बहुत ज्यादा ठोस हो गई थी। आसमान में छाए संकट के बादल धीरे धीरे फीके पड़ने लगे थे। भनभनाना। अचानक एक रक्तलाल कृपांशवी आकाश में घुस गई और क्लेश के बादल 2 भागों में कट गए। इस हमले से गुयांग और अन्य लोग भी चौंक गए। सिद्धार्थ वास्तव में एक बार फिर बिजली के क्लेश पर हमला कर रहा था। यदि बिजली का प्रकोप एक बार फिर से प्रबल हो गया तो शायद गुयांग, यूजी फेंग और अन्य कमांडर जैसे लोग मुश्किल से इसे सहन कर पाएंगे, लेकिन अन्य लोग तुरंत नष्ट हो जाएंगे। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि क्लेश के बादल साफ साफ 2 भागों में कट गए और उस दरार से सूरज की रोशनी बाहर झांकने लगी। उसके बाद क्लेश के बादल धीरे धीरे बिना ठीक हुए ही गायब हो गए। बॉस शक्तिशाली है। भाइयों, हम सफल हुए। हम फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञ हैं। संकट के बादलों को दूर होते देख ड्रैगनब्लड लीजन के सभी योद्धाओं ने आसमान हिला देने वाली जयकारें लगाईं। ड्रैगनमार्क योद्धा पूरे जोश से जयकार कर रहे थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि वे स्वर्ग से लड़ने के बाद भी बच गए हैं। इसने मुझे अनदेखा कर दिया। सिद्धार्थ ने बिखरते हुए संकट के बादलों को देखकर खुद को अचंभित होने से नहीं बचाया। वह उम्मीद कर रहा था कि इस बार ली लॉन्ग को कुछ और खाने का मौका मिलेगा, लेकिन संकट के बादल बस बिखर गए। वह अपने स्वर्गीय क्लेश का उपयोग करके ली लॉन्ग को यथासंभव मजबूत करने की उम्मीद कर रहा था। इस तरह उसके पास अपने अगले क्लेश के लिए एक शक्तिशाली तुरुप का पत्ता होगा। लेकिन इस दृश्य को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी सारी उम्मीदें धराशायी हो गई हैं। उसने स्वर्ग के नियमों का गलत अनुमान लगाया था। जब ड्रैगनब्लड लीजन क्राउचिंग ड्रैगन माउंटेन पर वापस लौटा तो पूरा जुआंटियन दाओ संप्रदाय हिल गया। सिर्फ एक दिन में 13,000 से ज्यादा लोगों ने अपने कष्टों में सफलता प्राप्त की और फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञ बन गए। अगर उन्होंने इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा तो वे इस पर विश्वास नहीं करेंगे। यहां तक कि जिन लोगों ने इसे व्यक्तिगत रूप से देखा वे भी इस पर विश्वास करने में लगभग असमर्थ थे। जब यह खबर हुगुइशान और फैन सॉन के कानों तक पहुंची तो वे तुरंत अवाक रह गए। उनके दिल ठंडे पड़ गए। अपने हाथों में नॉरिंग फाउंडेशन बिल्डिंग पिल्स की बड़ी संख्या को देखकर उनके सिर खाली हो गए।
अब ये नॉरिंग फाउंडेशन बिल्डिंग गोलियां बेकार थीं। सभी आंतरिक संप्रदाय के शिष्य अब फाउंडेशन फोर्जिंग में आगे बढ़ चुके थे। जहां तक बाहरी संप्रदाय के अनुयायियों की बात है, तो नए अनुयायियों को आगे बढ़ने में कम से कम कुछ साल लगेंगे। उनके हाथों में मौजूद गोलियों की बड़ी संख्या बस सड़ जाएगी। ऊपर से आदेश आ चुके थे कि वे उन्हें वापस नहीं कर सकते थे। वे इससे बाहर नहीं निकल सकते थे, न ही वे उन्हें बेच सकते थे। ऊ गुइशान और फैन सॉन्ग ने 800 मिलियन अंक खो दिए थे, जिससे उन दोनों को लगा कि उन्हें खून की खांसी हो सकती है। अंत में उनके पास कीमत कम करके उन्हें बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उनका लक्ष्य बाहरी संप्रदाय के अनुयायी थे। उन्होंने 8000 अंकों की मूल कीमत को घटाकर 4000 कर दिया। लेकिन बाहरी संप्रदाय के शिष्य बहुत गरीब थे। उनके लिए 4000 अंक बहुत ज्यादा थे। जब कोई बाहरी संप्रदाय का शिष्य फाउंडेशन फोर्जिंग में आगे बढ़ता था, तो वे आमतौर पर एक ऐसी गोली तैयार करते थे जो फाउंडेशन बिल्डिंग पिल से बहुत सस्ती होती थी। उस गोली की कीमत सिर्फ 400 अंक थी। नॉरिंग फाउंडेशन बिल्डिंग गोलियां सबसे अच्छी गोलियां थीं जो उनके प्रकार के जुआंटियन दाओ संप्रदाय में खरीदी जा सकती थीं। इस प्रकार बाहरी संप्रदाय के शिष्य ऐसी चीज नहीं खरीद सकते थे, और 4000 अंकों पर भी अभी भी कोई लेने वाला नहीं था। हु गुइशान और फैन सॉन्ग बाहरी संप्रदाय में भाग गए और उसी स्थान पर छूट वाली नॉरिंग फाउंडेशन बिल्डिंग गोलियां बेचने की कोशिश की, जहां सिद्धार्थ ने उस समय अपना अमृत बेचा था, लेकिन एक भी व्यक्ति इसे खरीदने नहीं आया। वास्तव में एक भी व्यक्ति उनसे बात करने नहीं आया। इससे वे अचंभित रह गए। बाद में उन्होंने सुना कि सिद्धार्थ ने कहा था कि जब तक कोई भी इसे नहीं खरीदता, वे कीमत और भी कम कर देंगे। कीमत इतनी कम कि उन्होंने कभी इसकी कल्पना भी नहीं की थी। बाहरी संप्रदाय सिद्धार्थ की भूमि थी। वह वहां एक देवता की तरह था, और उसके शब्द जुआन मास्टर की तुलना में व्यावहारिक रूप से अधिक प्रभावी थे। हु गुइशान और फैन सॉन्ग इतने गुस्से में थे कि वे बैंगनी हो गए। अब उन्हें एहसास हुआ कि सिद्धार्थ को धोखा देने की उनकी कोशिश का नतीजा यह हुआ कि सिद्धार्थ ने उन्हें धोखा दिया। लेकिन उन्हें अभी भी उन्हें बेचना था। ये गोलियां उनके हाथों में कचरा थीं। उन्हें अपने लोगों के खेती के आधार को मजबूत करने के लिए और अधिक अंक चाहिए थे। यह जानना जरूरी था कि ये अंक उनके निजी अंक नहीं थे। उन्होंने अपने गुटों से जितने अंक जुटा सकते थे, जुटा लिए थे, और वे मुश्किल से ही पर्याप्त अंक जुटा पाए थे। आखिरकार सभी गुट ड्रैगन ब्लड लीजन की तरह एकजुट नहीं थे और अपने सभी अंक नेता को देने के लिए तैयार नहीं थे। हु गुइशान और फैन सॉन्ग ने अपने शिष्यों से नॉरिंग फाउंडेशन बिल्डिंग पिल्स खरीदने के लिए पॉइंट उधार लिए थे, ताकि वे बहुत ज्यादा मुनाफा कमा सकें। लेकिन मुनाफा कमाना तो दूर, उन्होंने अपना निवेश भी गवा दिया। 4000 पॉइंट पर कोई भी नहीं बिका, इसलिए उन्होंने अपने दांत पीसते हुए इसे 2000 पॉइंट पर गिरा दिया। फिर भी कोई भी खरीदने नहीं आया। और फिर जिस बात ने उन्हें और भी ज्यादा क्रोधित कर दिया वह यह थी कि 1000 पॉइंट पर भी सभी ने उनकी उपेक्षा की। सच में 1000 पॉइंट बहुत आकर्षक कीमत थी। लेकिन सिद्धार्थ के कहने से पहले उन्होंने कोई भी पॉइंट खरीदने की हिम्मत नहीं की। हु गुइशान और फैन सॉन्ग पागल होने वाले थे। वे अब उन्हें बेचना भी नहीं चाहते थे, लेकिन उन्हें पॉइंट्स की भी जरूरत थी। अंत में उन्होंने यह संदेश भेजा कि सबसे कम कीमत 800 पॉइंट्स होगी। अगर कोई भी नहीं खरीदता तो वे उन्हें फेंक देना पसंद करेंगे। अब लोग अंततः इन्हें खरीदने आए। लेकिन अब ये 8000 पॉइंट वाली गोलियां 800 पॉइंट प्रति गोली बिक रही थीं। और उनके लिए सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाने वाली बात यह थी कि बाहरी संप्रदाय के ये शिष्य वास्तव में सिद्धार्थ के आभारी थे, क्योंकि उन्होंने उनसे नॉरिंग फाउंडेशन बिल्डिंग पिल्स खरीदी थीं। जहां तक हु गुइशान और फैन सॉन्ग की बात है, बाहरी शिष्यों ने उन पर सिर्फ तिरस्कार भरी नजर डाली। उन दोनों ने अपना सारा पैसा सिर्फ सिद्धार्थ को बाहरी संप्रदाय में और भी ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए खर्च किया था। उनके कानों से लगभग धुआं निकल आया था। इस व्यापारिक समझदारी की खबर जल्दी ही पूरे जुआंतियान दाओ संप्रदाय में फैल गई। चाहे वह आंतरिक संप्रदाय हो या बाहरी संप्रदाय या फिर कार्यकर्ता और आम लोग, सभी जानते थे कि वे दोनों जुआंतियान दाओ संप्रदाय के हंसी के पात्र बन गए थे। मुर्गी चुराने की कोशिश करना और उसे लुभाने के लिए इस्तेमाल किए गए चावल को खोना का उनका बेहतरीन प्रदर्शन चरम स्तर तक खेला गया था, और उनकी किंवदंती पीढ़ी दर पीढ़ी चली गई। अन्य लोग इस कहानी के नाटक पेश करते थे जो अद्भुत और यथार्थवादी थे। सच तो यह है कि सिद्धार्थ को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। संकट के बाद वह ड्रैगन ब्लड लीजन के साथ एकांत में चला गया था। लेकिन एकांत में जाने से पहले उसने कियान डुओडुओ से हु गुइशान और फैन सॉन्ग के मांस को ठीक से काटने के लिए कहा था। यह सब कियान डुओडुओ ने किया था।
यह कहने की जरूरत नहीं थी कि कियान डुओडुओ में वाकई बिजनेस की समझ थी और इस मामले को बहुत खूबसूरती से संभाला गया था। अपने एकांत में सिद्धार्थ ने स्पष्ट रूप से फाउंडेशन फोर्जिंग क्षेत्र की महान शक्ति को महसूस किया, लेकिन उसने कुछ ऐसा भी देखा जिसके बारे में उसे नहीं पता था कि क्या करना है। इस क्षेत्र में दूसरों के पास केवल एक मूल ऋण था, लेकिन उसके पास 1,08,000 थे। इससे आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो गया। हालांकि एक एक करके तुलना करने पर उसके मूल ऋणों में से एक में ऊर्जा तांग वानेर यागुयांग के ऋणों की ऊर्जा की तुलना में केवल 10वां हिस्सा थी, फिर भी उसके पास 1,08,000 ऋण थे। उसकी उन्नति की कठिनाई हजारों गुना ज्यादा थी। अब 7 दिन बीत चुके थे और सभी ने पहले से ही अपने साधना आधारों को मजबूत कर लिया था, जिससे उनकी आभा स्थिर हो गई थी। लेकिन सिद्धार्थ की आभा उसके नियंत्रण से बाहर होती जा रही थी। अपनी लाचारी में सिद्धार्थ केवल एक युवा स्पिरिट स्टोन ही निकाल सका। अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रसारित करते हुए उसने धीरे धीरे अंदर की युवान आध्यात्मिक ऊर्जा को बाहर निकाला। यह युवा स्पिरिट स्टोन अमरपथ से आया था। यह एक उपहार था जो आदिवासियों ने उसे भेजा था और अब उन्हें आखिरकार इसका उपयोग मिल गया था। युवान आध्यात्मिक ऊर्जा धीरे धीरे उसके हाथ के जरिए सिद्धार्थ के शरीर में प्रवाहित हुई। वह शुद्ध ऊर्जा स्वर्ग और पृथ्वी की सबसे मौलिक ऊर्जा थी, वह ऊर्जा जो तब मौजूद थी जब दुनिया पहली बार बनी थी। सिद्धार्थ को लगा जैसे झरने का पानी उसके पूरे शरीर में बह रहा हो। उसके सारे छिद्र खुल गए और उसके एक्यूपंक्चर पॉइंट लालच से इस ऊर्जा को अवशोषित कर रहे थे। सिद्धार्थ ने देखा कि उसके मूल ऋण सैकड़ों गुना तेजी से बढ़ने लगे थे जब वह खुद से साधना करता था। दरार, उसके हाथ में युवा स्पिरिट स्टोन टूट गया। उसकी सारी युवान आध्यात्मिक ऊर्जा निकाल लेने के बाद वह टूट गया। सिद्धार्थ ने 2 युवा स्पिरिट स्टोन निकाले और उनकी ऊर्जा को अवशोषित करना जारी रखा। मूल रूप से जब किसी के दायरे को मजबूत करने की बात आती थी तो सबसे अच्छा विकल्प अपनी खुद की ऊर्जा पर भरोसा करना था। हालांकि इसमें थोड़ा अधिक समय लगेगा, लेकिन यह आपके दायरे को और अधिक ठोस बना देगा। लेकिन सिद्धार्थ इंतजार नहीं कर सकता था। दूसरों को शायद सिर्फ 1 हफ्ते की जरूरत होती, लेकिन उसे शायद इस तरह 2 साल की जरूरत होती। यह कैसा मजाक था? अगर उसे अपने दायरे को मजबूत करने में 2 साल लग गए तो बाकी सभी लोग पहले से ही जेड कोर दायरे पर हमला करने की तैयारी कर रहे होंगे। सिद्धार्थ ने अपने एक्यूपंक्चर बिंदुओं में मूल ऋणों को पूरी तरह से संतुष्ट करने के लिए 300 युआन के स्पिरिट स्टोन खर्च किए, जिससे उनकी आभा अंततः स्थिर हो गई। इस बार मैं शायद पूरी तरह से फंस गया हूं, सिद्धार्थ आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। वह निश्चित रूप से बर्बाद हो गया था। उसके मूल ऋणों के भ्रूण रूप को संघनित करने में ही 300 युआन के स्पिरिट स्टोन लग गए। उसका क्षेत्र अभी अभी स्थिर हुआ था और वह फाउंडेशन फोर्जिंग के पहले हेवन स्टेज तक पहुंचने में भी सक्षम नहीं था। इसके लिए उसे अपने मूल ऋणों को 9 बार संघनित करना पड़ा और आगे बढ़ने से पहले उन्हें एक दूसरे के खिलाफ रखना पड़ा। अपने दायरे को तोड़ने के बाद उसे स्थिर करना उस दायरे का सबसे आसान हिस्सा था और इसमें सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता थी। पहले स्वर्ग चरण में आगे बढ़ने के लिए कई गुना ऊर्जा की आवश्यकता होगी। बस इतना ही कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर उसे दूसरे स्वर्ग चरण में आगे बढ़ना होगा और इसी तरह आगे बढ़ना होगा। इन सब के लिए अधिक से अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। सिद्धार्थ ने यह कल्पना करने की हिम्मत नहीं की कि 12वें स्वर्ग चरण तक आगे बढ़ने के लिए उसे कितने युआन आत्मा पत्थरों की आवश्यकता होगी। अमरपथ में 1 अरब युआन के स्पिरिट स्टोन प्राप्त करने के बाद उसने सोचा था कि वह फाउंडेशन फोर्जिंग क्षेत्र में बिना किसी चिंता के आगे बढ़ सकेगा। वास्तव में उसने सोचा था कि उसके पास इतने सारे युवा स्पिरिट स्टोन बचे होंगे कि वह उन्हें और भी अधिक संसाधनों के लिए एक्सचेंज कर सकेगा। अब उसे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि 1 अरब युआन के स्पिरिट स्टोन उसके लिए फाउंडेशन फोर्जिंग के शिखर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त होंगे। सिद्धार्थ की हथेली में एक रून दिखाई दिया। यह उसका असली रून था। यह गोलाकार था, जिसके अंदर छोटी छोटी लहरें थीं। यह धूल के कणों से भरा मोती जैसा लग रहा था, फिर भी यह अंतहीन तारों से भरा ब्रह्मांड जैसा भी लग रहा था। रून ने एक सौम्य प्रकाश छोड़ा जो बिल्कुल भी उग्र नहीं था, और फिर भी इसने अपने आसपास के स्थान को घुमा दिया जैसे कि इसके चारों ओर की दुनिया पानी थी। इसमें एक अवर्णनीय लय थी। क्या यह मेरा मूल रून है या मेरा मुख्य रून? क्या मैं इसके माध्यम से दिव्य क्षमताओं का उपयोग कर पाऊंगा? मैं कुछ भी महसूस क्यों नहीं कर पा रहा हूं? सिद्धार्थ ने इस रून को शून्य भाव से देखा। अपनी आंखें बंद करके उसने उसे महसूस करने की कोशिश की। यह रून एक अजीब सी नींद की अवस्था में लग रहा था और वह उसके साथ कोई प्रतिध्वनि नहीं बना पा रहा था। हालांकि यह निष्क्रिय अवस्था में है,
लेकिन यह मुझे अनंत ऊर्जा प्रदान करने में सक्षम है और उनमें से प्रत्येक अपने पोषण के लिए बाहरी दुनिया की ऊर्जा को अवशोषित कर रहा है। अब मुझे ऊर्जा के लिए पूरी तरह से अपने 4 क्यूई समुद्रों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यही बात सिद्धार्थ को सबसे ज्यादा उत्साहित कर रही थी। अब उसके पास न केवल ऊर्जा के 4 क्यूई समुद्र थे, बल्कि उसके पास ऊर्जा से भरे 1,08,000 एक्यूपंक्चर बिंदु भी थे। अपना मूल ऋण एक तरफ रखते हुए सिद्धार्थ मुस्कुराया। इन 1,08,000 एक्यूपंक्चर बिंदुओं के साथ वह आत्मविश्वास से भर गया था। अपने एकांत से बाहर निकलकर उसने देखा कि ड्रैगन ब्लड लीजन का अधिकांश हिस्सा अब क्राउचिंग ड्रैगन माउंटेन पर नहीं था। इधर उधर पूछने पर उसने सुना कि वे सभी जुआंटियन कैटलॉग को समझने के लिए जुआंटियन टॉवर पर चले गए थे। जुआंटियन कैटलॉग आमतौर पर केवल फाउंडेशन फोर्जिंग शिष्यों के लिए ही खोला जाता था। उनके पास केवल एक ही मौका था और वे इसे समझ पाते हैं या नहीं, यह उन पर निर्भर था। हालांकि क्योंकि जगह सीमित थी, इसलिए कई लोगों को लाइन में लगना पड़ा और इसलिए ड्रैगन ब्लड लीजन का एक हिस्सा घर पर ही रह गया। फाउंडेशन फोर्जिंग में आगे बढ़ने और अपने क्षेत्र को मजबूत करने के बाद उन्हें अपनी नई शक्ति के अनुकूल होने के लिए कुछ समय की आवश्यकता थी। तुरंत लड़ाई शुरू करना उचित नहीं था, इसलिए वे अब काफी ऊब चुके थे। तांग वानर जुआंटियन कैटलॉग को समझने के लिए गया था। रैंक 5 के सेलेस्टियल्स को लाइन में लगने की जरूरत नहीं थी, इसलिए गुयांग, सॉन्ग मिंगयुआन, ली क्यू और गुओ रान भी चले गए थे। क्लेश में गुओ रान ने अपना आधा जीवन खो दिया था, लेकिन वह एक अजय तिलचट्टा था। कुछ अविश्वसनीय कुत्ते की किस्मत के माध्यम से उसने एक विशेष मूल रून को संघनित किया था। फोर्जिंग पैवेलियन मास्टर के निरीक्षण के माध्यम से उसे पता चला कि यह एक बहुत ही दुर्लभ फोर्जिंग दिव्य रून था। दूसरे शब्दों में, उसने वास्तव में दिव्य वस्तुओं को बनाने में सक्षम एक फोर्जिंग देवता बनने की योग्यता प्राप्त कर ली थी। यह सुनकर गो रैन की पूंछ तुरंत आसमान में ऊपर उठ गई। वह अभी इसे दिखाने ही वाला था कि फोर्जिंग पैवेलियन मास्टर ने उसे जुआंटियन कैटलॉग में फेंक दिया। उसने बताया कि कौन सी लाइन फोर्जिंग दाव को संदर्भित करती है और उसे इसे समझने के लिए कहा। यह उस समय की तुलना में बहुत अधिक प्रत्यक्ष था जब सिद्धार्थ ने यादृच्छिक रूप से कई लाइनें चुनी थीं। अन्य शिष्यों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया गया। बुजुर्ग शिष्यों को उनकी विशिष्ट प्रतिभा के आधार पर यह बताते थे कि उन्हें कौन सी पंक्ति समझनी चाहिए। सिद्धार्थ ने भी अभी अभी अपना क्षेत्र मजबूत किया था, इसलिए उसके पास कुछ समय था। वह मेंगक्यू को ट्रेजर जेम आइलैंड में घुमाने ले गया। रास्ते में अनगिनत लोग मेंगक्यू की खूबसूरती से अभिभूत हो गए, लेकिन फिर सिद्धार्थ को देखकर उन्होंने जल्दी से नजरें फेर लीं। सिद्धार्थ, जुआंटियन दाओ संप्रदाय में तुम्हारी बदनामी इस हद तक पहुंच गई है कि बहुत से लोग तुमसे डरते हैं। मेंकी को यह अजीब लगा क्योंकि उसने देखा कि सिद्धार्थ को देखते ही शिष्य तुरंत भाग गए और छिप गए। उसने चलते समय उसका हाथ पकड़ लिया। जुआंटियन दाओ संप्रदाय में एक पुरुष और महिला का हाथ पकड़कर चलना एक बहुत ही अनियंत्रित प्रकार का आचरण था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जुआंटियन दाओ संप्रदाय दोहरी साधना की अनुमति नहीं देता था। यह जुआंटियन दाओ संप्रदाय के ताओ सिद्धांतों का हिस्सा था। अगर कोई जोड़ा विवाह कर लेता है तो शिष्य के रूप में उनकी स्थिति रद्द कर दी जाती है और उनका मासिक राशन गायब हो जाता है, जिससे वे आम नागरिक बन जाते हैं। आमतौर पर केवल वे शिष्य जो अपनी साधना के अंत तक पहुंच चुके होते हैं और जिनके पास फिर से आगे बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं होती है, वे जुआंटियन दाओ संप्रदाय में विवाह करते हैं और उत्तराधिकारी बनाना शुरू करते हैं। जुआंटियन दाओ संप्रदाय के विशेषज्ञों के असंख्य अनुयायी हो सकते हैं और कुछ संदिग्ध रिश्ते भी हो सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से ऐसा कोई नहीं होगा जो अपने संबंधों की घोषणा करते हुए इतने खुले तौर पर चलने का साहस कर सके। लेकिन सिद्धार्थ को इसकी परवाह नहीं थी। वह जानता था कि मेंगक्यू शर्मीली थी, लेकिन वह भी चाहती थी कि उसका ख्याल रखा जाए। यह व्यवहार उसके लिए उसकी भावनाओं का एक तरह से सबूत था। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे अंदर से दोषी हैं। अगर उन्होंने मुझे एक बार भी शाप नहीं दिया तो उन्होंने निश्चित रूप से मेरी पीठ पीछे मेरी निंदा की है, या वे सिर्फ ईर्ष्यालु हैं। अन्यथा वे मुझे इतनी दहशत से नहीं देखते, सिद्धार्थ ने कहा। फाउंडेशन फोर्जिंग में आगे बढ़ने के बाद उसने पाया कि उसका मानसिक दायरा भी बढ़ गया था। ये लोग जो उसे देखकर छिप गए थे, ऐसा केवल इसलिए किया क्योंकि वे दोषी थे। एक बार जब वे ट्रेजर जेम आइलैंड की सड़कों पर पहुंचे तो वे सड़क के दोनों ओर सामान को देखते हुए इधर उधर भटकने लगे। अगर उनके आसपास के लोग सभी उच्च स्तर के साधक न होते तो उन्हें लगता कि यह धर्मनिरपेक्ष दुनिया है। हाथ थामे हुए टहलते हुए मेंकी मुस्कुराई। वह बस इसी बात से खुश और संतुष्ट थी। इस तरह का शांतिपूर्ण माहौल बेहद दुर्लभ था।
मेंकी, क्या तुम कभी अपने परिवार के बारे में सोचती हो? सिद्धार्थ ने पूछा। नहीं, सच में। शायद वे मेरे बारे में भी नहीं सोचते। मेंकी की आंखें थोड़ी लाल हो गईं। सिद्धार्थ तुरंत शर्मिंदा हो गया। उसे खुद को थप्पड़ मारने की इच्छा हुई। मेंक्यू को बचपन में वाइन स्पिरिट पैवेलियन द्वारा ले जाया गया था। छोटी बच्ची के रूप में मेंक्यूई जाना नहीं चाहती थी। वह रोई थी और अपने माता पिता से विनती की थी कि वे उसे दूर न भेजें, लेकिन उसे केवल कठोर डांट ही मिली। फिर उसने अपने माता पिता को मुस्कुराते हुए देखा जब उन्हें पवन आत्मा मंडप के बुजुर्गों में से एक से उपहार मिले। उस समय उसका दिल टूट गया था। और एक बार जब वह पवन आत्मा मंडप में शामिल हो गई तो मंडप स्वामी ने उसे भाभी बहू के रूप में माना। उसका भाग्य पूरी तरह से दूसरे लोगों के हाथों में था। कोई उम्मीद न देख पाने के कारण उसने कई बार खुदकुशी करने के बारे में सोचा था। फिर जब वाइन स्पिरिट पैवेलियन को पता चला कि उसका एक मंगेतर है तो वे उसे मारना चाहते थे। सिद्धार्थ पर दया करते हुए, क्योंकि वह निर्दोष था, वह व्यक्तिगत रूप से उनकी सगाई तोड़ने के लिए गई थी। इससे उसकी किस्मत पूरी तरह बदल गई थी। इसलिए अब वह बहुत आसानी से संतुष्ट हो जाती थी और खुद को बहुत भाग्यशाली महसूस करती थी। हालांकि उसके माता पिता का उसके प्रति जो शुरुआती रवैया था उससे उसे अभी भी दर्द होता था जिसे ठीक नहीं किया जा सकता था। मेंकी दयालु थी, लेकिन उसके माता पिता ने उसके साथ जो व्यवहार किया था उससे वह बहुत आहत हुई थी। वह उन्हें माफ नहीं कर पा रही थी। माफ करना। सिद्धार्थ ने अजीब तरीके से माफी मांगी। मूर्ख, तुम्हें किस बात का अफसोस है? मैं तुम्हारे साथ यहाँ आकर बहुत खुश हूँ। मेंकी मुस्कुराई। उसकी आंखें उसके गहरे प्यार से भरी हुई थीं। मेंक्यू की सच्ची मुस्कान को देखकर सिद्धार्थ को और भी शर्मिंदगी महसूस हुई। वह अपनी महिलाओं का बहुत ज्यादा कर्जदार था, इतना ज्यादा कि वह अपने जीवन काल में कभी भी उसे चुका नहीं पाएगा। वह कुछ वादा करना चाहता था, लेकिन अचानक उसे लगा कि वह ऐसा नहीं कर सकता। अभी उसके पास वादा करने के लिए कुछ भी नहीं था। वह अपनी उत्पत्ति के रहस्य को भी नहीं सुलझा पाया था। नहीं उसे पता था कि वह किन दुश्मनों का सामना कर रहा है। उसके सपनों में भी एक आवाज थी जो उसे लगातार आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रही थी, जैसे उसके दिल पर लगातार पत्थर पड़े हों जिससे उसे सांस लेने में मुश्किल हो रही हो। सिद्धार्थ, खुद को दोष मत दो। हमने खुद ही तुम्हारे साथ जाने का फैसला किया है। चाहे तुम स्वर्ग में जाओ या नरक में, चाहे तुम भगवान बनो या शैतान, हम फिर भी तुम्हारे साथ रहेंगे। सच में वानेर और मैं दोनों खुश हैं। तुलना में मुझे यकीन है कि जियाओ कियान, जिक्यू और चू याओ सबसे बुरा महसूस करते हैं। हम सभी कड़ी मेहनत कर रहे हैं ताकि हम जल्द से जल्द फिर से मिल सकें और तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकें। अंत में मेंक्यू का चेहरा खिले हुए आड़ू के फूलों की तरह अविश्वसनीय रूप से आकर्षक हो गया। सिद्धार्थ को अनायास ही अपने दिल में आग जलती हुई महसूस हुई। मेंढकी को देखते हुए उसने उसकी कमर पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। मत करो, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। मेंकी ने उछलकर उसे जल्दी से मना किया। इतने सारे लोगों के साथ सार्वजनिक स्थान पर ऐसा काम करना कितनी बेशर्मी की बात है। क्या तुम्हें लगता है कि जुआनतियान दाओ संप्रदाय तुम्हारा घर है? ठीक इसी समय चेहरे पर कुछ दागों वाला एक लंबा चेहरा वाला आदमी पास से ठंडे स्वर में चिल्लाया। सिद्धार्थ तुरंत क्रोधित हो गया, जबकि मेंक्यू देखने में बहुत शर्मिंदा था। सिद्धार्थ ने मुड़कर देखा कि बात करने वाला व्यक्ति पिछली पीढ़ी का शिष्य था। उसका साधना आधार लेट फाउंडेशन फोर्जिंग क्षेत्र में पहुंच गया था और उसके चारों ओर स्वर्गीय दाओ रूनों में 6 रंग थे। वह छठी श्रेणी का दिव्य था, लेकिन उसकी आभा स्पष्ट रूप से अशांत थी, जो दर्शाती थी कि वह अभी अभी छठे रैंक तक पहुंचा था। वह अभी भी अपनी नई स्वर्गीय दाओ ऊर्जा को पूरी तरह से नियंत्रित करने में सक्षम नहीं था। सिद्धार्थ ने उसे पहचान लिया। वह कोई ऐसा व्यक्ति था जो कभी गाओ शियान्यांग के पीछे खड़ा था। सिद्धार्थ को उसका चेहरा याद था। इतना लंबा चेहरा कोई भी नहीं बना सकता। यह ईंट की तरह था, इसलिए अगर उसे यह याद न हो तो यह अजीब होगा। हालांकि सिद्धार्थ को स्पष्ट रूप से याद था कि वह तब केवल 5वीं रैंक का सेलेस्टियल था। अब वह आगे बढ़ चुका था। इस ईंट जैसे चेहरे वाले विशेषज्ञ ने पिछली लड़ाई में काफी अंक अर्जित किए थे। उसने उन सभी अंकों को स्वर्गीय टॉवर आशीर्वाद प्राप्त करने में खर्च कर दिया। यह स्वर्गीय टॉवर आशीर्वाद आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों को दिए गए जुआंटियन आशीर्वाद के समान था जब वे पहली बार आंतरिक संप्रदाय में शामिल हुए थे। लेकिन यह अधिक शक्तिशाली था क्योंकि यह आशीर्वाद एक ही शिष्य पर केंद्रित था। एक निश्चित संभावना थी कि शिष्य एक नया स्वर्गीय दाओरून संघनित करने और अपने दिव्य रैंक को आगे बढ़ाने में सक्षम होगा। स्वर्गीय टॉवर आशीर्वाद से गुजरने की लागत संप्रदाय और शिष्य दोनों के लिए बेहद भयावह थी।
इस व्यक्ति ने यह अवसर पाने के लिए 10 साल की बचत खर्च कर दी थी और वह वास्तव में सफल हो गया था, जिससे उसका आत्मविश्वास बढ़ गया था। आज वह अपनी स्वर्गीय दाव ऊर्जा को स्थिर करने के लिए एक तरह की स्वर्ग समेकन गोली खरीदने के बारे में सोच रहा था, लेकिन इसके बजाय वह सिद्धार्थ और मेंक्यू से प्यार मोहब्बत करने लगा। वह ईर्ष्यालु था और उसने तुरंत कुछ घिनौने शब्द बोल दिए। क्या देख रही हो? साले चले जाओ, ईंट जैसे चेहरे वाले आदमी ने जमीन पर थूकते हुए कहा। मिंक्वी की अभिव्यक्ति बदल गई, इसलिए नहीं कि वह क्रोधित थी, बल्कि इसलिए कि उसे लगा कि कुछ बुरा होने वाला है। डोंग। सिद्धार्थ की निगाहें ठंडी हो गईं, क्योंकि उसके खून की एक बूंद उसके बैच पर गिर गई थी। घंटी की आवाज पूरे जुआंटियन दाओ संप्रदाय में गूंज उठी। उसने जीवन और मृत्यु की चुनौती शुरू कर दी थी। सिद्धार्थ। मेंक्यू ने कृतज्ञता भरे भाव से सिद्धार्थ की ओर देखा। सिद्धार्थ अपने अपमान करने वाले लोगों पर हंस सकता था, लेकिन अब जब किसी ने उसका अपमान किया था तो यह उसके लिए उल्टा तराजू छूने के बराबर था। सिद्धार्थ तुरंत हत्या का देवता बन गया। तुम मौत को दावत दे रहे हो? ईंट जैसे चेहरे वाला आदमी क्रोधित और चौंका हुआ था। उसे उम्मीद नहीं थी कि सिद्धार्थ इतना सीधा कहेगा। इसके अलावा सिद्धार्थ उसे उदासीनता से देख रहा था, जैसे कि वह एक लाश हो। उसकी आंखों में जरा सी भी भावना नहीं थी। सिद्धार्थ के हाव भाव को देखकर ईंट जैसे चेहरे वाले आदमी को वास्तव में अपने दिल में एक तरह का डर महसूस हुआ। जीवन और मृत्यु की चुनौती किसने शुरू की? अचानक एक ठंडी चीख गूंजी और ट्रेजर जेम द्वीप के सुरक्षात्मक बुजुर्गों में से एक बाहर आया। शिष्य ने इस वरिष्ठ शिष्य को चुनौती दी है। हमारे बीच मृत्यु तक कोई शांति नहीं है। कृपया अपनी सहमति दें, एल्डर, सिद्धार्थ ने ठंडे स्वर में कहा। जब एल्डर ने देखा कि यह सिद्धार्थ है तो उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने स्पष्ट रूप से इस आकृति को पहचान लिया जिसने लगभग जुआंटियन दाओ संप्रदाय को उलट दिया था। उसे लगा कि उसके सिर में दर्द होने वाला है। क्या तुम चुनौती स्वीकार करते हो? सिद्धार्थ को पहचान लेने के बाद उसने अपना मन बदलने की कोशिश नहीं की। अगर वह कभी दूसरों की बात सुनता तो उसे सिद्धार्थ नहीं कहा जाता। वह सीधे ईंट जैसे चेहरे वाले आदमी की ओर मुड़ा। चूंकि वह मरना चाहता है, इसलिए मैं उसकी मदद करूंगा। शिष्य स्वीकार करता है, ईंट जैसे चेहरे वाले व्यक्ति ने व्यंग्यपूर्वक कहा। उसकी आंखों में एक निर्दयी और भयावह चमक दिखाई दी। एल्डर कुछ देर चुप रहा, मानो किसी बात का इंतजार कर रहा हो। फिर उसने कहा, चुनौती स्वीकार है। जिंदगी और मौत की लड़ाई अब से 2 घंटे बाद शुरू होगी। यह कहकर वह चला गया। सिद्धार्थ और दूसरे व्यक्ति के बैच पर एक चमकीला रून दिखाई दिया, जो उनकी आसन्न लड़ाई का सबूत था। उनके पास तैयारी के लिए केवल 2 घंटे थे। सिद्धार्थ, अपने लिए एक अच्छा ताबूत तैयार करो और चिंता मत करो, मैं तुम्हारी औरत की देखभाल करूंगा। हा हा हा। पाव। ईंट जैसे चेहरे वाले उस आदमी ने अभी बोलना ही समाप्त किया था कि एक हाथ उसके चेहरे पर थपकी दी। एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और उसका सिर लगभग फट गया। उसके सारे दांत एक खूबसूरत संदूक में उड़ गए, जिससे देखने वाले सभी लोग दंग रह गए। ईंट जैसे चेहरे वाले उस आदमी को खून की खांसी आ गई। उस थप्पड़ की वजह से उसका चेहरा धंस गया, जिससे अब वह बहुत ही विचित्र दिखने लगा। मृत्यु को आमंत्रित करना। ईंट जैसे चेहरे वाला आदमी दहाड़ उठा और उसका आध्यात्मिक युवान फूट पड़ा। स्वर्गीय फाउंडेशन फोर्जिंग क्षेत्र का दबाव दिखाई दिया, जिससे अंतरिक्ष भारी हो गया। ट्रेजर जेम आइलैंड में इतना बेलगाम होने की हिम्मत कौन कर सकता है? जो बुजुर्ग अभी अभी गया था, वह चिल्लाते हुए लौटा, क्या तुम दोनों सजा पाना चाहते हो? क्या हो रहा है? वह बहुत तेज जा रहा था और मेरे हाथ से टकरा गया। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो उससे पूछ लो, सिद्धार्थ ने उदासीनता से कहा। यह वही बहाना था और यह एल्डर इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। ठीक इसी तरह से सिद्धार्थ पिछली बार अपनी सजा से बच निकला था। सिद्धार्थ, मैं अभी हार मानता हूं, लेकिन 2 घंटे में मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, ईंट जैसे चेहरे वाले आदमी ने दांत पीसते हुए कहा। लेकिन वह भूल गया था कि अब उसके दांत नहीं बचे हैं। वह वरिष्ठ शिष्य आग से भरा पेट लेकर चला गया, जबकि सिद्धार्थ और मेंक्यू भी चले गए। उनके जाने के बाद मौजमस्ती देख रहे लोग भी तितर-बितर हो गए। उन्होंने अपने दोस्तों को बुलाया और जीवन मृत्यु के मंच पर इकट्ठा हुए। अब देखने के लिए एक अच्छा शो होगा। शुरुआत में लोग उस घंटी की आवाज सुनकर चकित रह गए थे। मुख्य शिष्यों के लिए जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष करना बहुत दुर्लभ था। नए लोगों ने ऐसी स्थिति से सिर्फ एक बार ही गुजरा था।
अब उन्होंने आसपास पूछताछ की और पता चला कि यह सिद्धार्थ ही था जिसने एक बार फिर जिंदगी और मौत की लड़ाई शुरू कर दी थी। यह सुनकर कि इसकी शुरुआत सिद्धार्थ ने की थी और वह एक वरिष्ठ शिष्य को चुनौती दे रहा था जो अभी अभी छठे रैंक का दिव्य शिष्य बना था, सभी लोग हैरान रह गए। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई सिद्धार्थ वाकई बहुत जिंदा दिल हैं। चलो उनका उत्साहवर्धन करें। हमें निश्चित रूप से उसका उत्साहवर्धन करना चाहिए। वह हमारे बाहरी संप्रदाय का गौरव है। यद्यपि जीवन और मृत्यु का चरण आंतरिक संप्रदाय में था, फिर भी बाहरी संप्रदाय के शिष्य भी देखने जा सकते थे। असंख्य शिष्य ज्वार की तरह उमड़ पड़े। क्या बॉस ने जिंदगी और मौत की चुनौती शुरू कर दी है? अरे तुम अभी भी किस बात का इंतजार कर रहे हो? हमारे घर का ख्याल रखना। क्या मतलब है? कौन हिम्मत करता है कि आकर हमारा सामान चुरा ले? जल्दी जल्दी सबसे तेज भाई, हमारे लिए जगह पकड़ो। ड्रैगन ब्लड लीजन ने जल्दी से दौड़कर क्राउचिंग ड्रैगन माउंटेन पर एक भी व्यक्ति को पीछे नहीं छोड़ा। उनके सभी महत्वपूर्ण कीमती सामान पहले से ही उनके पास थे, इसलिए चोरी के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। एल्डर हॉल में विभिन्न एल्डर्स एक दूसरे को अवाक होकर देख रहे थे। वे महल में थे, जीवन और मृत्यु के चरण के बाहर लोगों के समुद्र को देख रहे थे। सिद्धार्थ वाकई बहुत मेहनती है। वह एक भी पल बर्बाद नहीं करता। ली चांगफेंग ने कड़वाहट से अपना सिर हिलाया। यह कहने की जरूरत नहीं है कि उनके आने के बाद जुआनतियान दाओ संप्रदाय और भी ज्यादा जीवंत हो गया है। अन्य बुजुर्ग भी कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराए। यह जीवंत कैसे नहीं हो सकता था? इतने कम समय में ही सिद्धार्थ ने कितनी मुसीबतें खड़ी कर दी थीं। इसके अलावा हर मामला इतना बड़ा था कि वह डरावना था। लेकिन सिद्धार्थ ने यह सब इतनी सहजता और शांति से किया, और उसने एक एक करके नहीं किया। नहीं, उसने जो मुसीबतें खड़ी की वे एक अनथीन बाढ़ की तरह आईं। नरकीय शैतानी रसातल के अंदर का मामला एक रहस्य था जो केवल सिद्धार्थ और जुआन मास्टर को ही पता था। दूसरों ने सोचा कि संप्रदाय ने शैतानी जानवरों को मारने के लिए गढ़ को सक्रिय कर दिया था और इसलिए जुआंटियन दाओ संप्रदाय को ठीक होने के लिए शांत समय में प्रवेश करना होगा। लेकिन शांति कुछ ही दिनों तक चली और फिर सिद्धार्थ ने इसे तोड़ दिया। लोग चाहे जो कहें, सिद्धार्थ एल्डर हॉल के पक्ष में था, इसलिए उन्हें उसकी देखभाल करनी थी। यही बात इन एल्डर्स को सबसे ज्यादा सिरदर्द देती थी। सिद्धार्थ ने छठे रैंक के सेलेस्टियल लो किंगफैन को चुनौती दी। क्या वह हारने की कोशिश कर रहा है? सच तो यह है कि इसके पीछे कानून प्रवर्तन हॉल की छाया है। यह कहने के बजाय कि सिद्धार्थ परेशानी पैदा कर रहा है, यह कहना ज्यादा सटीक होगा कि वे जानबूझकर उसके लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं। हाँ, हालांकि वह बहुत ताकतवर है, लेकिन जब उसके उल्टे तराजू को छुआ जाता है तो उसका दिमाग खिड़की से बाहर चला जाता है। चाहे जाल कितना भी स्पष्ट क्यों न हो, वह सीधे उसमें कूद जाता है। वह अभी अभी फाउंडेशन फोर्जिंग तक पहुंचा है और उसे पहले हेवन स्टेज तक पहुंचने के रूप में भी नहीं गिना जा सकता। भले ही लो किंगफैन ने छठे रैंक तक आगे बढ़ने के लिए अभी अभी हेवनली टॉवर आशीर्वाद प्राप्त किया हो, लेकिन सिद्धार्थ उसे हरा नहीं सकता क्योंकि वह पहले ही फाउंडेशन फोर्जिंग के 7वें हेवन स्टेज तक पहुंच चुका है। एल्डर हॉल चिंतित था। उन्हें सिद्धार्थ की संभावनाओं के बारे में अनुकूल राय नहीं थी। हालांकि जुआंटियन दाओ संप्रदाय ने उसकी शक्ति देखी थी और उन्हें भरोसा था कि जुआन मास्टर ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को मारे जाने की अनुमति नहीं देंगे। लेकिन अगर वह अपनी जान भी बचा ले तो उसके अजय दाव का क्या होगा? एक बार पराजित होने पर उसका दाव हृदय सीधे टूट सकता है। एल्डर हॉल मास्टर ने कहा, आप सभी को मूर्ख बनाया गया है। हालांकि सिद्धार्थ की कमजोरी स्पष्ट है, लेकिन वह मूर्ख नहीं है। उसकी अपनी योजनाएं हैं। इसके अलावा उसे नीचा मत समझो। भले ही सिद्धार्थ लो किंगफैन को हरा न पाए, लेकिन लो किंगफैन के लिए सिद्धार्थ को हराना इतना आसान नहीं होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सिद्धार्थ में युद्ध के लिए लगभग उन्मत्त प्यास है जो कभी न हारने के उसके आत्मविश्वास पर आधारित है। एक बार जब उसे बुलाया जाता है तो लो किंगफैन शायद ध्यान भटकाने के कारण एक अवसर प्रकट करेगा और इसलिए उसके मरने की संभावना वास्तव में काफी अधिक है। अब जब एल्डर हॉल मास्टर ने यह कहा तो बाकी लोगों को सच्चाई याद आ गई। सिद्धार्थ का सबसे भयानक पहलू वास्तव में उसका लड़ने का तरीका था जो लगभग आत्मघाती था। जब सिद्धार्थ ने अपनी जान जोखिम में डालकर लड़ाई लड़ी तो वह बहुत शांत था। अगर कोई व्यक्ति उससे डरता तो उसके लिए अपनी जान गंवाना बहुत आसान था। जबकि एल्डर हॉल इस पर चर्चा करने में व्यस्त था, कानून प्रवर्तन हॉल के भीतर पदावनत वाइस हॉल मास्टर लो फैन मुस्कुरा रहे थे। क्या तुमने लो किंग फैन को संदेश भेजा है? लो फैन ने पूछा।
उसे पहले ही कहा जा चुका है कि वह अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके 3 चालों में ही सिद्धार्थ को मार डाले। उसे एक ही चाल में मार देना सबसे अच्छा होगा। उसके बगल में बैठे एक बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा। यह व्यक्ति वाइस हॉल मास्टर भी था। वह हमेशा से लो फैन का भरोसेमंद सहयोगी रहा था। अच्छा, सिद्धार्थ को मरना ही होगा, नहीं तो मेरे पास अपने दिल से नफरत दूर करने का कोई रास्ता नहीं होगा, लो फैन ने दुष्टता से कहा। बुजुर्ग ने कुछ नहीं कहा। लो फैन की पीठ को देखते हुए उसके मुंह पर हल्की सी मुस्कान उभरी, लेकिन वह जल्दी ही गायब हो गई। सभी बड़े विभाग जीवन और मृत्यु के मंच पर अपना ध्यान लगा रहे थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इस अनुचित लड़ाई को किसने मंजूरी दी थी। क्या यह टॉवर विभाग प्रमुख था या जुआन मास्टर? जबकि पूरा जुआनतियान दाओ संप्रदाय परेशान था, सिद्धार्थ मेंक्यू के साथ धीरे धीरे घूम रहा था। हालांकि वे भी जीवन और मृत्यु के चरण की ओर जा रहे थे, लेकिन उनके कदम बहुत धीमे और सहज थे, जैसे कि वे बस टहल रहे हों। आप कितना आश्वस्त महसूस करते हैं? काफी देर के बाद मेंक्यू ने आखिरकार अपनी चिंता व्यक्त की। मुझे कोई आश्वासन नहीं है। सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया। तुम मेंक्वी की अभिव्यक्ति बदल गई। क्योंकि मुझे ऐसी किसी चीज की जरूरत नहीं है, सिद्धार्थ ने आगे कहा। बात करते समय इतनी बड़ी सांस लेना बंद करो, मेंक्वी ने डांटा। उसने मेरी औरत को गाली देने की हिम्मत की। इस बार मैं उन बेवकूफों के झुंड को एक असली सबक सिखाऊंगा। मैं ऐसा करूंगा कि उन्हें आखिरकार दर्द महसूस हो, या वे मुझे भड़काने की कोशिश करते रहेंगे। एक घरेलू मक्खी खतरनाक नहीं है, लेकिन यह बहुत परेशान करने वाली है, सिद्धार्थ ने कहा। सिद्धार्थ, शुक्रिया। मेंकी ने सिद्धार्थ की बाह पकड़ी और अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया। उसके चेहरे पर एक आशीर्वाद भरी मुस्कान थी। सुरक्षित होने का एहसास अच्छा था, खासकर जब यह उस आदमी से हो जिसे आप पसंद करते हैं। मेंकी, अभी आसपास कोई नहीं है। क्यों न हम एक दूसरे के मुंह का तापमान जांच लें? सिद्धार्थ ने इधर उधर देखा और यह देखकर कि आसपास कोई नहीं है, उसने उसके रवैये की जांच की। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेंकी ने शर्म से मुंह फेर लिया, लेकिन फिर उसने कहा, एक बार जब तुम जीत जाओ और हम घर चले जाएं, तब हम इस बारे में और बात कर सकते हैं। अंत में उसकी आवाज मच्छर की तरह शांत हो गई थी और उसकी गर्दन भी लाल हो गई थी। हाँ, यह तुमने कहा, मैंने नहीं। मैं इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं, सिद्धार्थ ने बड़ी उत्सुकता से कहा। उसे उसका तापमान जांचे हुए काफी समय हो गया था। मेंकी शर्मा गई, लेकिन भागी नहीं। उसने बहादुरी से अपना सिर हिलाया, जिससे सिद्धार्थ और भी खुश हो गया। उसे अभी लड़ाई शुरू करने की इच्छा हुई। जब सिद्धार्थ जीवन और मृत्यु के चरण पर पहुंचा, तो उसके चारों ओर लोगों का समूह तुरंत कोलाहल में फूट पड़ा। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई सिद्धार्थ की विजय! वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई सिद्धार्थ की विजय! वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई सिद्धार्थ की विजय! सिद्धार्थ ने देखा कि लाखों शिष्य जीवन और मृत्यु के मंच के चारों ओर खड़े थे। वे तुरंत जोर से जयकार करने लगे, जो एक प्रचंड सुनामी की आवाज की तरह था, जिसमें प्रत्येक लहर पिछली लहर से अधिक जोरदार थी। हे, देखो, मैं बहुत लोकप्रिय हूं। सिद्धार्थ ने मेंकी की ओर मुस्कुराते हुए इन उत्साही शिष्यों को देखा, जो इतनी जोर से चिल्ला रहे थे कि उनके चेहरे लाल हो गए थे। इन लाखों शिष्यों में से 99% बाहरी संप्रदाय से थे। अधिकांश आंतरिक संप्रदाय के शिष्य जुआंटियन टॉवर में जुआंटियन कैटलॉग को समझ रहे थे। इसके अलावा सिद्धार्थ की प्रसिद्धि बाहरी संप्रदाय में सबसे अधिक थी। वह एक देवता जैसा अस्तित्व था जिसने उनकी देखभाल की थी। इन बाहरी संप्रदाय के अनुयायियों ने सबसे ऊंची आवाज में जयकारे लगाए। कुछ लोगों ने तो अपनी आवाज और ऊंची करने के लिए उनका गला भी तोड़ दिया। चुप रहो, जीवन मरण के मंच के सामने हंगामा करना मना है। अचानक एक ठंडी चीख गूंजी, जिससे उनके कान के पर्दे हिल गए और उनके सिर फटने लगे। शिष्यों की जय जयकार शांत हो गई, मानो उन्हें ब्लेड से काट दिया गया हो। लोगों का एक समूह शान से आगे बढ़ा। वे पिछली पीढ़ी के विशेषज्ञ थे। सबसे आगे गाओ जियान्यांग थे। उसके पीछे दर्जनों विशेषज्ञ थे। जिस व्यक्ति ने बाहरी संप्रदाय के शिष्यों को चुप रहने को कहा था, वह उनमें से एक था। बाहरी संप्रदाय के अधिकांश शिष्य केवल सागर विस्तार में थे, जबकि यह व्यक्ति छठा दर्जा का दिव्य था। उसके शक्तिशाली दबाव ने लगभग सभी को घायल कर दिया। बेवकूफ, तुम कौन होते हो हमें चुप रहने के लिए कहने वाले? क्या यह तुम्हारा घर है? दिखावे के लिए दूसरों को मत धमकाओ। ठीक इसी समय एक आदमी भीड़ से बाहर निकलकर उसे गाली देने लगा। यह व्यक्ति वास्तव में गो रान था। गो रान अभी अभी जुआंटियन कैटलॉग से बाहर आया था जब उसने सुना कि सिद्धार्थ किसी के खिलाफ जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ने वाला है।
अगर वह नहीं आता तो वह गो रान नहीं होता। अगर मैं यहाँ बात करना चाहता हूँ, अगर मैं यहाँ लोगों को शाप देना चाहता हूँ तो तुम क्या कर सकते हो? मुझे काटो, गो रैन ने घृणा से कहा। गो रैन, तुम किसी व्यक्ति को नहीं बल्कि एक कुत्ते को कोस रही हो। एक कुत्ता जो अपने पिछले पैरों पर चल सकता है, सिद्धार्थ ने सुधारा। हे बॉस सही कह रहे हैं, गो रैन ने हंसते हुए कहा, ऐसा अभिनय करते हुए जैसे उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली हो। अब हर कोई मौत की तरह चुप था। पहले तो ये बाहरी संप्रदाय के शिष्य सिर्फ सिद्धार्थ की जय जयकार करने आए थे, लेकिन अब उन्हें एहसास हुआ कि जो हो रहा था वो ये था कि सिद्धार्थ पिछली पीढ़ी के शीर्ष विशेषज्ञ गाओ जियान्यान के खिलाफ जा रहा था। सिद्धार्थ पहले से ही नई पीढ़ी का सबसे मजबूत विशेषज्ञ था। अब जब वह फाउंडेशन फोर्जिंग में आगे बढ़ चुका था तो क्या वह तुरंत पिछली पीढ़ी के गाओ जियान्यान के खिलाफ जाने की योजना बना रहा था? गाओ शियान्यान का चेहरा उदास हो गया और उसकी आंखों में हत्या की नीयत साफ झलकने लगी। उसने कहा, शब्दों से लड़ना सिर्फ यह दिखाता है कि तुम कितने बचकाने हो। मौत तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी है, फिर भी तुम ऐसे बेतुके शब्द बोलने की हिम्मत कर रहे हो। क्या मूर्खता है। हम तुम्हारी मौत के अद्भुत दृश्य की प्रशंसा करने आए थे। दूसरे शब्दों में, तुम यहाँ मौजमस्ती देखने आए हो? तो फिर तुम्हें दूसरों को चुप रहने के लिए कहने का क्या अधिकार है? तुम यहाँ अपनी बकवास करने आए हो तो दूसरे क्यों नहीं बोल सकते? क्या तुम सोचते हो कि तुम जुआन मास्टर हो? मुझे लोगों के दिखावटी होने से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन मैं किसी को मुझसे ज्यादा दिखावटी होने की इजाजत नहीं दूंगा, गो रैन ने शाप दिया। भाइयों, हमारा नारा क्या है? ड्रैगन ब्लड लीजन के अलावा ओज को भी हराना होगा। हालांकि ड्रैगन ब्लड लीजन के केवल कुछ 100 सदस्य ही आए थे, फिर भी उन्होंने गो रैन का उत्साहवर्धन किया। क्या तुमने सुना? भविष्य में यदि आप एक पोजर बनना चाहते हैं तो आपको ड्रैगन ब्लड लीजन से अनुमति मांगनी होगी। आपको पोज देने से पहले अपने पोजिंग क्रेडेंशियल्स प्राप्त करने होंगे, समझे बेवकूफ, गो रैन ने मांग की। तुम सब मौत को दावत दे रहे हो, गाओ शियान्यान दहाड़ा। उसकी आवाज से पूरी धरती हिल गई। वह बिल्कुल एक भड़के हुए शेर की तरह लग रहा था। गाओ जियान्यान की स्थिति के अनुसार उसे गो रैन के साथ बहस करने से घृणा करनी चाहिए, लेकिन गो रैन की दूसरों को क्रोधित करने की क्षमता सिद्धार्थ की शिक्षाओं की बदौलत उसे कुछ ही शब्दों से क्रोधित करने की सीमा तक पहुंच गई थी। तुम्हारे जैसे घटिया इंसान के यहाँ होने पर मुझे और खोजने की क्या जरूरत है? गो रैन ने उदासीनता से कंधे उचका दिए। गाओ जियान्यान की आंखें आग उगलने वाली थीं। अगर यहाँ लोगों पर हमला करना नियमों के खिलाफ नहीं होता तो वह बहुत पहले ही गो रैन को कुचल देता। अचानक जीवन और मृत्यु के मंच के चारों ओर एक बहुत बड़ा अवरोध दिखाई दिया। यह एक चौकोर केस की तरह था जिसने मंच को पूरी तरह से ढक लिया था। मंच पर लगे रंग चमक उठे और सबकी स्तब्ध आंखों के सामने मंच पर रखी ईंटें गायब हो गईं और उनकी जगह चट्टान के विशाल खंड आ गए। इन सभी चट्टानों की सतह पर एक विशाल रून था और सभी रून एक साथ जुड़े हुए थे, जिससे मंच पर एक अविश्वसनीय रूप से मजबूत और निर्बाध शरीर का निर्माण हुआ। यह राजाओं के लिए मार्शल स्टेज है। वरिष्ठ शिष्यों ने अनायास ही चौंककर चीखें निकाली। अब मार्शल मंच से आने वाली भारी आभा ने उनके लिए सांस लेना मुश्किल कर दिया। यह मंच केवल राजाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता था। सिद्धार्थ, हम आपका उत्साहवर्धन करने आए हैं। इस समय सुमो और म्यू किंगक्सुआन लोगों के एक और समूह का नेतृत्व कर रहे थे। क्या इस तुच्छ मामले ने आप दोनों को परेशान किया है? वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई सुमो और वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई किंगक्सुआन, आपको व्यक्तिगत रूप से यहाँ आना पड़ा, जिससे मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है, सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा। यह एक तुच्छ मामला है। मुझे नहीं पता कि आपको क्या कहना है। लो किंगफैन शक्तिशाली है, इसलिए लापरवाह मत बनो, म्यू किंगक्सुआन ने चेतावनी दी। मुझे सिद्धार्थ पर भरोसा है। निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होगी। मु किंगक्सुआन की तुलना में सुमो को सिद्धार्थ पर बहुत अधिक भरोसा था। उसने सिद्धार्थ के कंधे पर थपथपाया और कहा, अगर तुम्हें मौका मिले तो उन्हें जोरदार झटका दो। वे पिछले कुछ सालों से बहुत घमंडी रहे हैं। मैं गाओ जियान्यान को नहीं हरा सकता और दूसरे मुझसे लड़ने की हिम्मत नहीं करते, इसलिए मुझे कभी मौका नहीं मिला। कड़ी मेहनत करो सिद्धार्थ। कोई बात नहीं, सिद्धार्थ हल्का सा मुस्कुराया। अब लगभग समय हो गया है। लो किंगफैन कहाँ है? सुमो ने भौहें सिकोड़ ली। तर्क के अनुसार उसे पहले आना चाहिए था। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि लुओ किंगफांग कहाँ था, जब तक मार्शल चरण सक्रिय था। अगर वह जुआनतियान दाओ संप्रदाय की सीमा के भीतर था तो उसे स्वचालित रूप से ले जाया जाएगा। मार्शल स्टेज सक्रिय होने वाला है। अपनी तैयारी करो और लापरवाह मत बनो।
हम तुम्हारी जीत के लिए प्रार्थना करेंगे। मुकिंगक्सुआन ने कहा जब उसने देखा कि मार्शल स्टेज की बाधा और अधिक उज्ज्वल होती जा रही थी। हे विश्वास रखो वरिष्ठ प्रशिक्षुभन किंगक्सुआन, सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा। अचानक उसका बैज चमक उठा और उसे मार्शल स्टेज पर ले जाया गया। जैसे ही वह मार्शल स्टेज पर उतरा, उसके सामने एक आकृति प्रकट हुई। लुओ किंगफैन भी आ गया था। एक बार फिर जयकारे गूंज उठे। गो रैन की ऊंची आवाज भीड़ में गूंज उठी, बॉस की जीत। ड्रैगन ब्लड लीजन ने उसकी जय जयकार दोहराई और फिर बाहरी संप्रदाय के शिष्यों ने भी उसका अनुसरण किया। उनकी ऊंची आवाजें एक बार फिर लहरों में गूंज उठीं। गाओ जियान्यांग और अन्य लोगों के चेहरे पर उदासी छा गई। वे उन सभी को चुप रहने के लिए कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, लेकिन शिष्यों को सिद्धार्थ के लिए जयकार करते सुनकर वे चिढ़ गए। मेंग क्यूई म्यू किंगक्सुआन के पास जाकर खड़ी हो गई। मार्शल स्टेज पर इतने सारे लोगों को उस आकृति के लिए जोश से जयकार करते देखकर वह गर्व से भर गई। लुओ किंगफैन का चेहरा पहले से ही ठीक हो चुका था। वह अपने ईंट जैसे चेहरे पर वापस आ गया था और उसके दांत फिर से उग आए थे। इतना ही नहीं, बल्कि उसके शरीर से निकलने वाले ऊर्जा के उतार चढ़ाव ने उसके आसपास के स्थान को भी कांपने पर मजबूर कर दिया। ओह, तुम डोपिंग कर रहे हो? सिद्धार्थ ने आश्चर्य से लुओ किंगफैन को देखा। यद्यपि मार्शल स्टेज पर मौजूद लोग बाहरी दुनिया की आवाजें नहीं सुन सकते थे, लेकिन अंदर की आवाजें बाहर के लोगों तक स्पष्ट रूप से पहुंच रही थीं। डोपिंग? सभी शिष्य आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें स्थिति समझ में नहीं आई। यह है, हाँ, यह ब्लैक टाइगर यान विस्फोट की गोली होनी चाहिए। तो आपको इतनी कमजोरी महसूस हुई कि आपने पहले से ही दवा लेने का फैसला कर लिया? सिद्धार्थ ने एक पल के लिए लुओ किंगफैन को देखा और आसानी से पहचान लिया कि उसने कौन सी औषधीय गोली खा ली है। यह एक ऐसी गोली थी जो लुओ किंगफैन को थोड़े समय के लिए विस्फोटक शक्ति को मुक्त करने की अनुमति देगी। क्या? वह इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? लोग इस घृणित कृत्य पर उग्र रूप से चिल्लाने लगे। चुप रहो, तुम क्या जानते हो? सिद्धार्थ बस दूसरों को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, गांव जियान्यांग के बगल में खड़े शिष्यों में से एक ने दहाड़ते हुए कहा। भाड़ में जाओ, हमारे बॉस को दूसरों की निंदा करना नापसंद है। क्या आपको लगता है कि हम भी आपके जैसे ही नीच हैं? ड्रैगन ब्लड लीजन क्रोधित हो गया और वापस गाली देने लगा। ऐसा लग रहा था कि अगर उस व्यक्ति ने पलटवार किया तो वे हत्या करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई सिद्धार्थ एक खुले और स्पष्टवादी व्यक्ति हैं, जबकि आप जैसे तुच्छ लोग ऐसी बातें करने में सक्षम हैं। वे सोचते हैं कि चूंकि वे इतने घृणित हैं, इसलिए दूसरे भी उनके जैसे ही हैं। कितनी हास्यास्पद बात है। किसी भी मामले में हम वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई सिद्धार्थ पर विश्वास करेंगे। वह जो कहता है वह सच है। उस आदमी ने निश्चित रूप से नशा किया है। उस व्यक्ति द्वारा उन्हें शांत करने का प्रयास और अधिक उग्र हो गया। सभी के भाले उसी की ओर तान दिए गए। उस व्यक्ति के पास सिर्फ एक मुंह था और वह लाखों लोगों की दहाड़ का सामना कर रहा था। उसके माथे की नसें उभर आईं, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। सिद्धार्थ के शब्दों ने लुओ किंगफैन को अपराध बोध से भर दिया। उसने सचमुच दवा ले ली थी। शुरू में वह ऐसा नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि वह सिद्धार्थ को मार सकता है। लेकिन उच्च अधिकारियों ने उसे आदेश दिया था कि वह 3 चालों में सिद्धार्थ को मार डाले। सबसे अच्छा यही था कि वह सिद्धार्थ की जान एक ही चाल में ले ले और उसे बदला लेने का कोई मौका न दे। इसलिए उसके पास नशा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अब जब वह सिद्धार्थ द्वारा उजागर हो चुका था, तो वह शर्मिंदा और क्रोधित था। उसकी आभा बढ़ गई और उसके चारों ओर 6 रंगों के रंग दिखाई दिए। मार्शल स्टेज की बाधा उसकी आभा से कांपने लगी। सिद्धार्थ, आज तुम निश्चित रूप से मर जाओगे। एक बार मैं तुम्हें मार भी दूं तो भी मुझे कोई गौरव नहीं मिल पाएगा। लेकिन मैं फिर से कह दूं, एक बार जब तुम मर जाओगे तो मैं तुम्हारी पत्नी की देखभाल करने में तुम्हारी मदद करूंगा। लुओ किंगफैन ने भयावह रूप से मुस्कुराते हुए आगे की ओर छलांग लगाई। उसके 6 रंगों वाले रन ने विशाल पंखों की एक जोड़ी बनाई और वह एक उल्का की तरह था। उसी समय उसने एक मुक्का मारा। उसकी मुट्ठी पर रोन घूम रहे थे और लोग यह देखकर भयभीत हो गए कि जहां भी वह मुट्ठी जाती, अंतरिक्ष में दरारें दिखाई देती। यह एक बेहद भयानक हमला था। लुओ किंगफैन ने तुरंत अपनी सारी शक्ति लगा दी और एक ही झटके में सिद्धार्थ को मार डाला। इतनी भयानक मुट्ठी के सामने सिद्धार्थ ने बिना किसी हड़बड़ी के अपना हाथ उठाया। उसके 1,08,000 एक्यूपंक्चर बिंदु हल्के से हिल गए और राजसी ऊर्जा ज्वालामुखी की तरह फट गई। मौत बकवास जैसी लगती है।
सबको यह देखकर आश्चर्य हुआ कि सिद्धार्थ ने उस भयानक घूंसे से बचने की कोशिश नहीं की। उसने बस एक हाथ उठाया। सचमुच मौत को दावत दे रहा है, गाओ शियाओयांग के पीछे खड़े विशेषज्ञों में से एक ने व्यंग्य किया। वह पहले से ही देख सकता था कि संपर्क में आने पर सिद्धार्थ का क्या होगा। यहां तक कि म्यू किंगक्सुआन और सुमो भी चौंक गए। सिद्धार्थ क्या सोच रहा था? यह हमला इतना शक्तिशाली था कि सुमो को भी इसका सामना करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। धमाका! एक धमाकेदार ध्वनि फूट पड़ी। लोग साफ तौर पर देख सकते थे कि मुट्ठी और हथेली के जुड़ने के स्थान से बहुत बड़े स्थानिक उतार चढ़ाव उत्पन्न हो रहे थे। उन उतार चढ़ावों के कारण अनगिनत स्थानिक दरारें पड़ गई थीं। जब उतार चढ़ाव कम हो गया तो सभी लोग यह देखकर दंग रह गए कि सिद्धार्थ अभी भी अपनी मूल स्थिति में खड़ा था। वह बिल्कुल भी नहीं हिला था। उसका एक हाथ उसकी पीठ के पीछे था और वह एक अचल पर्वत की तरह था। लुओ किंगफैन के भयानक हमले से केवल सिद्धार्थ के बाल ही थोड़े पीछे उड़ पाए। इस दृश्य ने सभी को ठंडी सांस लेने पर मजबूर कर दिया। गाओ शियान्यांग के चेहरे के हाव भाव बदल गए। वास्तव में एल्डर्स और हॉल मास्टर्स सहित सभी के चेहरे के हाव भाव बदल गए। आखिर यह कैसी शक्ति है? एल्डर हॉल के बुजुर्ग हैरान होकर देख रहे थे। वे यह नहीं बता पा रहे थे कि सिद्धार्थ की शक्ति कहां से आ रही थी। हर कोई देख सकता था कि सिद्धार्थ ने कोई जादुई कला या युद्ध कौशल सक्रिय नहीं किया था। वह इस भयानक हमले को आसानी से झेलने के लिए पूरी तरह से अपने भौतिक शरीर की शक्ति पर निर्भर था। लुओ किंगफैन भी चौंक गया। उसे पता था कि यह हमला उस औषधीय गोली से हुआ था जिसे उसने पहले खाया था। यह सामान्य से दुगना शक्तिशाली था और यह इतना शक्तिशाली था कि यह उसके जैसे ही क्षेत्र के किसी भी अन्य विशेषज्ञ को आसानी से मार सकता था। हालांकि सिद्धार्थ के खिलाफ यह हमला बेअसर रहा। इसके अलावा सिद्धार्थ का हाथ उसकी मुट्ठी को कसकर बंद कर रहा था। उसने कई बार कोशिश की लेकिन वास्तव में उसे खींच नहीं पाया। अब हर कोई मौत की तरह चुप था। यहां तक कि गोरान और ड्रैगन ब्लड लीजन भी अवाक थे। यद्यपि वे लोग सिद्धार्थ पर पूरी तरह से विश्वास करते थे और उस पर पूरी तरह से श्रद्धा रखते थे तथा उनके मन में वह अजेय था, फिर भी उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि सिद्धार्थ पर इतना शक्तिशाली हमला इतनी आसानी से हो जाएगा। यह सब तुम्हारी शक्ति है। क्या तुम मुझे हंसाने की कोशिश कर रहे हो? सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया। कमीने, इतना खुश मत हो। रक्तरेखा आत्मा सक्रियण लुओ किंगफैन दहाड़ उठा और उसकी रक्तक्यूई फूट पड़ी। उसके पीछे एक रक्तरंग की आकृति दिखाई दी। जब वह दिखाई दी तो मार्शल स्टेज कांप उठा। उसने अपना स्पिरिट ब्लड पहले ही सक्रिय कर लिया है। क्या उसे वाकई इस हद तक मजबूर किया गया है? सभी फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञ दंग रह गए। वे सभी जानते थे कि अपने स्पिरिट ब्लड को सक्रिय करने से उनकी शक्ति बढ़ सकती है, लेकिन इसके लिए उन्हें कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। अपने स्पिरिट ब्लड को पूरी तरह से सक्रिय करने से उनकी शक्ति में बहुत वृद्धि हो सकती है, लेकिन युद्ध के बाद वे कमजोर अवस्था में चले जाएंगे। कोई भी ऐसा करने को तैयार नहीं था जब तक कि उन्हें मजबूर न किया जाए। इसके अलावा लुओ किंगफैन ने सिर्फ अपना आत्मा रक्त सक्रिय नहीं किया था, वह अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल कर रहा था। इसका मतलब था कि उसे निराशा की हद तक मजबूर किया गया था। इस खोज ने सभी को चौंका दिया। बस एक साधारण आदान प्रदान ने लुओ किंगफैन को अपने सभी तुरुप के पत्ते खोलने पर मजबूर कर दिया था। शायद लड़ाई बाहर से दिखने वाली तुलना में कहीं ज्यादा जटिल थी। भागो! लुओ किंगफैन चिल्लाया और एक भयंकर ऊर्जा सिद्धार्थ के फैले हुए हाथ पर टूट पड़ी। धमाका! सिद्धार्थ के लंबे बाल पीछे की ओर उड़ गए, लेकिन उसका शरीर आधा कदम भी पीछे नहीं हटा। उसका हाथ अभी भी लुओ किंगफैन की मुट्ठी को कसकर पकड़े हुए था और उसने पलक भी नहीं झपकाई। असंभव! कमीने, मर जा! आखिरकार लुओ किंगफैन की आंखों में डर का एक निशान दिखाई दिया। उसने पाया कि चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह सिद्धार्थ को जरा भी डरा नहीं पाया। उसके दिल में एक बुरी भावना पैदा हो गई। अचानक उसके पैर पर रोशनी दिखाई दी और उसने सिद्धार्थ के पेट पर एक लात मारी। लुओ किंगफैन आखिरकार डर गया। बाहर के लोग शायद यह न बता पाएं, लेकिन उसने पहले ही अपनी सारी शक्ति खर्च कर दी थी। इससे उसे बहुत बुरे परिणाम का ख्याल आया। सिद्धार्थ ने एक बार फिर अपना सिर हिलाया। क्योंकि तुमने अपने सारे कौशल इस्तेमाल कर लिए हैं, इसलिए अलविदा। जैसे ही लुओ किंगफैन की किक उस तक पहुंचने वाली थी, सिद्धार्थ ने अपने हाथ की ताकत बढ़ा दी। उसने लुओ किंगफैन को हवा में उठाया और फिर उसे जमीन पर पटक दिया। टकराना! खून की धुंध ने मार्शल स्टेज को भर दिया। लुओ किंगफैन को ऐसे ही मार दिया गया।
जमीन बहुत कठोर थी। इसकी कठोरता इतनी थी कि राजा भी इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे, और इसलिए लुओ किंगफैन उड़ गया। सिद्धार्थ ने आधा हाथ जमीन पर फेंक दिया। यही एकमात्र चीज थी जो इस बात की गवाही देती थी कि लुओ किंगफान कभी इस दुनिया में मौजूद था। मार्शल स्टेज पर उस हाथ के उतरने की आवाज बहुत तेज नहीं थी, फिर भी वह लोगों के दिलों के सबसे कमजोर हिस्सों पर हथौड़े के प्रहार के समान थी। हर कोई चुप था। यहां तक कि एल्डर हॉल और लॉ एनफोर्समेंट हॉल के एल्डर भी चुप थे। हॉल मास्टर्स, पैवेलियन मास्टर्स, पैलेस मास्टर्स, हर कोई चुप था। एक ही गोली से तुरंत मार गिराना, और सबसे आसान संभव एक ही गोली से तुरंत मार गिराना। यह ऐसा था जैसे किसी मेंढक ने किसी को उकसाया हो, पकड़ा गया हो और फिर जमीन पर पटक दिया गया हो। सिद्धार्थ भी आश्चर्यचकित था क्योंकि उसने हाथ को एक तरफ फेंक दिया था। ऐसा लग रहा था कि उसने अपने 1,08,000 मूल रूनों की शक्ति को कम करके आंका था। न केवल लुओ किंगफैन का शरीर नष्ट हो गया था, बल्कि सिद्धार्थ यह भी महसूस कर सकता था कि उस पल में उसकी आत्मा भी उसके शरीर में बंद हो गई थी, उसके शरीर के साथ नष्ट हो गई थी। 9 सितारा हेगेमॉन बॉडी आर्ट के पीछे के रहस्य वास्तव में बहुत बड़े हैं। मैं जो जानता हूं वह शायद हिमशैल का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, सिद्धार्थ ने अंदर से आह भरी। हालांकि यह जितना मजबूत होता गया, वह उतना ही अधिक चिंतित होता गया। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह किसी विशाल भंवर में फंसा हुआ है और असहाय होकर संघर्ष कर रहा है। जब लुओ किंगफैन की हत्या हुई तो सिद्धार्थ के आदिम अराजकता स्थान में पेड़ पर एक नया स्वर्गीय दाव फल दिखाई दिया। यह छठी श्रेणी का स्वर्गीय दाव फल था। फाउंडेशन फोर्जिंग की ओर आगे बढ़ने के बाद न केवल आदिम अराजकता स्थान एक बार फिर 3 लाख मील तक फैल गया था, बल्कि स्वर्गीय दाव वृक्ष भी बड़ा हो गया था। स्वर्गीय दाव वृक्ष आदिम अराजकता स्थान के केंद्र में था, जो काली मिट्टी का केंद्र था। यह अब कई शाखाओं के साथ 3,000 मीटर ऊंचा था। हालांकि सिद्धार्थ को उसमें से कोई जीवन नहीं मिल पाया, न ही वह उससे उपचार के लिए ऊर्जा निकाल पाया। सिद्धार्थ को अभी भी इसके बारे में बहुत कम जानकारी थी। सिद्धार्थ को मार्शल स्टेज से बाहर निकाल दिया गया, उसे उसके विचारों से जगाया गया। उसने इस बारे में ज्यादा न सोचने का फैसला किया। उसे हर चीज को एक एक कदम आगे बढ़ाना था। बॉस, आप वाकई बेजोड़ हैं, गो रान उत्साह से चिल्लाते हुए दौड़ा। उसने पाया कि सिद्धार्थ और भी ज्यादा राक्षसी होता जा रहा था। बधाई हो, सुमो और म्यू किंगक्सुआन भी आए, लेकिन उनके हाव भाव थोड़े अस्वाभाविक थे। वे अभी भी अपने सदमे से उबर नहीं पाए थे। सिद्धार्थ एक राक्षस था, एक अथाह राक्षस जिसकी क्षमता असीम थी। सुमो और म्यू किंगक्सुआन ने व्यक्तिगत रूप से उसके विकास को देखा था। अभी आधे साल से ज्यादा ही हुआ था, लेकिन वह पहले से ही बहुत भयानक हो गया था। इस समय सिद्धार्थ ने संयोग से एक बर्फीले चेहरे को देखा। उसने प्रस्थान करने वाले गाओ शियान्यांग को आवाज दी, मुझे लोगों को मारना पसंद नहीं है, इसलिए मुझे और लोगों को मारने के लिए मजबूर मत करो। एक जीत का मतलब यह नहीं है कि आप हर बार जीतेंगे। किस्मत हमेशा आपके साथ नहीं रहेगी। अगली बार मरने वाला व्यक्ति आप हो सकते हैं, गाओ जियान्यांग ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। मूल रूप से योजना बहुत सही थी। उन्हें आखिरकार सिद्धार्थ को खत्म करने का मौका मिला था। हालांकि उन्हें इतनी बड़ी दुर्घटना होने की उम्मीद नहीं थी। सिद्धार्थ की युद्ध शक्ति वास्तव में बहुत भयानक थी। यहां तक कि गाओ जियान्यांग को भी बहुत दबाव महसूस हुआ। उसे सिद्धार्थ से बड़ा खतरा महसूस हुआ, जिससे वह बहुत बेचैन हो गया। मैं तुम्हें सिर्फ चेतावनी दे रहा हूं। आखिरकार जीवन पवित्र है, इसलिए मुझे कम से कम तुम्हें चेतावनी तो देनी ही होगी। लेकिन अगर तुम्हें वाकई इस दुनिया को छोड़ने में कोई आपत्ति नहीं है, तो मुझे तुम्हें किसी दूसरी दुनिया में भेजने में भी कोई आपत्ति नहीं होगी। अगर तुम पुनर्जन्म की नदी पार करने के लिए मुफ्त टिकट चाहते हो तो मुझे और मेरे लोगों का अपमान करने की पूरी कोशिश करो, सिद्धार्थ ने उदासीनता से कहा। उसके शब्दों ने गाओ शियान्यांग के दिल को झकझोर कर रख दिया। सिद्धार्थ का मतलब बिल्कुल साफ था। अगर कोई उससे झगड़ा करना चाहे, लुओ किंगफैन की तरह मेंग्क्यू का अपमान करे, तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के उसे जीवन मरण की चुनौती देने में संकोच नहीं करेगा। यह एक चेतावनी थी, साथ ही एक वादा भी। वह स्पष्ट रूप से सभी को बता रहा था, यदि आप मरना चाहते हैं तो आ जाइए। सिद्धार्थ क्राउचिंग ड्रैगन माउंटेन पर वापस लौट आया। मेंग्क्यू उसके साथ गई और फिर लाल चेहरे वाली महिला ने उसे चूमा। इसे उसके पिछले वादे को पूरा करने के तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन जब सिद्धार्थ अपनी भावनाओं में बहुत ज्यादा डूब गया और उसके हाथ अवज्ञाकारी होने लगे तो मेंग्क्यू ने उसे रोक दिया। सबसे अजीब बात यह थी कि इसी समय किंग यू वहां पहुंच गया। ओह!
बहन किंग यू, कितना संयोग है, सिद्धार्थ ने अजीब माहौल को तोड़ते हुए हंस दिया। मेंकी ने अपना सिर उठाने की हिम्मत नहीं की। किंग यू ने सीधे तौर पर ऐसा अभिनय किया जैसे उसने कुछ भी नहीं देखा हो और कहा, कियान डुओडुओ का कहना है कि बाहरी संप्रदाय में बहुत सी गोलियां बिक चुकी हैं और बाकी भी खत्म होने वाली हैं। वह कीमत बढ़ाने का सुझाव देता है। आखिरकार हमारी गोलियां 10,000 पिल हॉल की तुलना में अधिक प्रभावी और सस्ती हैं। हम अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं और इतनी जल्दी स्टॉक खत्म होने से बच सकते हैं। कीमत मत बढ़ाओ, इससे हमारी प्रतिष्ठा पर असर पड़ेगा। अगर हम लंबे समय तक विकास करना चाहते हैं तो प्रतिष्ठा बहुत महत्वपूर्ण है। उसे बताओ कि मेरे पास अब और गोलियां परिष्कृत करने के लिए कुछ दिन हैं। बिक चुकी गोलियां जल्दी ही फिर से स्टॉक में आ जाएंगी, सिद्धार्थ ने कहा। किंग यू ने सिर हिलाया और चली गई। उसके जाने के बाद मेंग क्यू ने लांग चेन को बुरी तरह से चुटकी काटी। यह सब उसकी गलती थी कि वह शर्मिंदा थी। सिद्धार्थ ने बातचीत वहीं से जारी रखने की कोशिश की जहां उन्होंने छोड़ी थी, लेकिन मेंकी ने उसकी बात नहीं मानी। वह सीधे एकांत में चली गई और इसलिए सिद्धार्थ ने हुओ लॉन को गोलियों को परिष्कृत करने के लिए बुलाया। हालांकि अब उनके पास अंकों की कमी नहीं थी। अगर आपने कुछ शुरू किया है तो आपको इसे खत्म करना चाहिए। वह बाहरी संप्रदाय के शिष्यों को उनका उपयोग करने के बाद यूं ही नहीं छोड़ सकता था। सौभाग्य से वो लोंग अपनी गोलियों को खुद ही परिष्कृत कर सकता था और एक ही समय में 8 गोली भट्टियों का उपयोग कर सकता था। कीमिया का सिर्फ एक दिन का अभ्यास उन्हें 1 महीने तक स्टॉक रखने के लिए पर्याप्त था। इसके अलावा उन्होंने जो अंक प्राप्त किए उनमें मूल रूप से कोई निर्माण लागत नहीं थी। यह विशुद्ध रूप से लाभ था। एक दिन की कीमिया और सभी प्रकार की गोलियों को परिष्कृत करने के बाद उसने उन्हें कियान डुओडुओ को सौंप दिया। उसे कुछ निर्देश देने के बाद सिद्धार्थ 10,000 गोलियों के हॉल में चला गया।